ओल्ड एज होम के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे अमरनाथ जी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। घर के बंटवारे के बाद दोनों बेटों और बहुओं के बीच अमर को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिन्हें देखते हुए अमर ने खुद ही ओल्ड एज होम आने का मन बना लिया। यहाँ उन्हें अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिल गए थे। जब घर से निकले तो हाथ में सिर्फ एक बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। बेटे बहू ने रोका तक नहीं और इस बात से आहत होकर अमर ने घर वापस न आने का मन बना लिया। पिछले 6 महीनों से वो यहीं ओल्ड एज होम में थे। खुश थे, लेकिन मन में अभी भी एक खालीपन था। अमर के साथ यहाँ 11 लोग और थे। सभी अपने बच्चों से आहत होकर यहाँ आए थे। इसी ओल्ड एज होम से जुड़कर एक और ओल्ड एज होम था, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं थीं। दोनों एक ही घर में बने थे, जिन्हें एक शादीशुदा दंपति जो कि अनाथ थे वो संभाल रहे थे। अखबार में छपी नकारात्मक घटनाएं पढ़कर अमर का मन कुंठित हो उठा। उसने अखबार बंद कर दिया और उठकर जाने लगा। तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अमर पलटा और आंखों पर नजर का चश्मा लगाकर देखने लगा। फीके रंग की साड़ी पहने कोई बुजुर्ग महिला गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन अमर उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने देखा महिला के सामने खड़ा लड़का महिला को कुछ समझा रहा था और वो बस हाँ में गर्दन हिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद लड़के ने उस महिला को एक बैग थमाया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। महिला अंदर आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे देखकर अमर का दिल धड़कने लगा। आंखें भय और पीड़ा से भर आई। वो एकटक सामने से आती महिला को देखता रहा। 40 साल बाद वो उसके सामने इन हालातों में होगी, ऐसा अमर ने सोचा नहीं था। जैसे ही महिला अमर के सामने आई, अमर ने कांपते हुए स्वर में कहा, सुमी, तुम यहाँ? महिला ने अमर की ओर देखा। उस आवाज को बखूबी पहचानती थी। उसकी आंखों में पीड़ा के भाव उभर आए और वो बिना अमर से कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। अमर उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से आकर जगन्नाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है अमर, ऐसे क्यों खड़े हो? कौन है वो महिला? होम में नई आई है लगता है। अमर ने अपने दर्द और पीड़ा को आंखों में ही समेट लिया और कहा, हाँ जगन्नाथ, आज एक बार फिर ममता अपने बच्चों पर बोझपन यहाँ धकेल दी गई है। अमर अंदर चला गया। सुमी यानी सुमित्रा वर्मा, जिसे अमर जानता था, उसे आज इस हालत में देखकर काफी परेशान था। उसके मन में सवालों का अंबार लग गया, लेकिन कैसे पूछे? सुमी ने तो उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। अपने कमरे में आकर वो यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिमाग में सैकड़ों सवाल आ जा रहे थे और सीने में एक पीड़ा का एहसास हो रहा था, जिसे अमर खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। थक कर वो बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, सुमी, यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा था शादी के बाद वो हमेशा खुश रहेगी, फिर आज इन हालातों में वो यहाँ कैसे? उसके पति, बच्चे, घर बार, आखिर इन सब के होते हुए वो अकेले, वो भी ओल्ड एज होम में। बीते 40 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा सुमी के साथ? उसने कभी बताया भी तो नहीं। ना जाने क्या क्या हुआ होगा, किन परेशानियों से गुजरी होगी वो। छी, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आखिर इतने सालों में मैंने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। अमर की पीड़ा अब गुस्से में बदल चुकी थी। अमर उठा और अलमारी में रखे अपने बैग को बाहर निकालकर बिस्तर पर रखा। बैग में रखे कपड़े और सामान निकालकर बाहर फेंकने लगे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। आखिर में एक किताब मिली। अमर ने जल्दी से उस किताब को खोला और पन्ने पलटने लगा। पन्नों के बीच रखी तस्वीर निकालकर देखने लगा। पीले रंग के सूट में लाल फूलों वाला दुपट्टा लगाए एक 20-22 साल की लड़की की तस्वीर थी, जिसमें उसकी मुस्कान उस तस्वीरों को और आकर्षित बना रही थी। अमर आप पलक उस तस्वीर को देखता रहा और धीरे से कहा, ये तस्वीर तुम्हारी तरफ से दिया आखिरी तोहफा था सुमी। जब तुमने कहा था कि इस जिंदगी में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात इस तरह इन हालातों में होगी, मैंने सोचा नहीं था। अमर काफी देर तक उस तस्वीर को हाथ में लिए खड़े रहा। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जगन्नाथ खड़ा था। उसने कहा, क्यों भाई अमर, आज नाश्ता नहीं करना? चलो, सब आ चुके हैं। जगन्नाथ की आवाज सुनकर अमर अपने वर्तमान में लौट आया और तस्वीर को वापस किताब में रख दिया और जगन्नाथ के साथ कमरे से बाहर चला आया। हॉल में सभी बुजुर्ग और महिला बुजुर्ग शामिल थे। वहीं वो दंपति अनुज और सुनिधि थे।
सभी अपना अपना नाश्ता लेकर बैठ गए। अमर भी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए, लेकिन उसकी कमजोर आंखें सामने बैठी महिलाओं में सुमी को ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं थी। अमर को चुपचाप देखकर जगन्नाथ ने कहा, अरे भाई खाओ, सुबह से कहाँ खोए हो। हाँ, कहते हुए अमर खाने लगा। अनुज ने देखा सुमित्रा वहां नहीं है, तो उसने सुनिधि से कहा, सुनिधि, आज सुबह जो माताजी आई थी वो यहाँ नहीं है। अनुज, वो थोड़ा परेशान है। उन्हें ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि अब वो इस ओल्ड एज होम का हिस्सा है। उनके बच्चों ने उनके साथ जो भी किया उससे उनका मन काफी आहत है। सुनिधि ने उदास होकर कहा, तुम उनका ख्याल रखो। मैं सुनील रसोइया से कहकर उनके लिए नाश्ता उनके कमरे में ही भिजवा देता हूँ। अनुज ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है अनुज, मैं ले जाऊंगी, सुनिधि ने कहा और नाश्ता लेकर वहां से चली गई। नाश्ता करने के बाद अमर बरामदे में आया। उसने महिला विभाग की ओर नजर दौड़ाई। सुमी उसे नहीं दिखी। उसने इधर उधर देखा तो पाया बगीचे में बनी बेंच पर सुमी खामोशी से बैठी थी। उसकी उदास आंखें और मुरझाया चेहरा बयां कर रहा था कि अमर के कदम उस ओर बढ़ गए। वो बगीचे में आया और बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। सुमी अब भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अमर के आने का एहसास भी नहीं हुआ। अमर काफी देर खामोश बैठा रहा, फिर हिम्मत करके कहा, सुमी, मैं अमर, मुझे पहचाने नहीं क्या। अमर की आवाज सुनकर सुमित्रा ने उसकी ओर देखा, लेकिन खामोश रही। उसकी खामोशी अमर को एक टीस पहुंचा रही थी। उसने सुमी को देखा। चेहरे पर अब पहले जैसा नूर नहीं था, ना आंखों में पहले जैसी चमक थी। फूलों सा नाजुक चेहरा छुरियों से फीका पड़ चुका था। गले की हड्डियां बाहर झांकने लगी थी। हाथ कमजोर पड़ चुके थे। बालों से सफेदी झड़ रही थी। अमर को अपनी ओर देखता पाकर सुमी वहां से उठकर जाने लगी। कुछ कदम चली और रुक गई। शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जवान ने उसका साथ नहीं दिया। अमर बेंच से उठा और कहा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया है। क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे। कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते हैं अमर। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत में तुमसे फिर से मिलना लिखा होगा। सुमी ने पहली बार कुछ कहा। अमर को इतने सालों बाद सुमी की आवाज सुनकर एक खुशी का एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या मेरा तुम पर अब कोई हक नहीं है। वो सब हक 40 साल पहले ही दफन हो चुके हैं अमर। इस बेदर्द जिंदगी के कुछ साल और बचे हैं। इसमें अब और दर्द नहीं चाहती। उसकी आवाज भर आई और वो बिना अमर की बातें सुने वहां से चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद अमर उसे जाते हुए देखता रहा और फिर वापस अपने कमरे में चला आया। मन में उथल पुथल थी। सुमी का उससे इस तरह बात करना उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि आखिरी मुलाकात में सुमी ने कहा था, जिंदगी में अगर कभी किसी मोड़ पर सामना हुआ तो हम अच्छे दोस्तों की तरह मिलेंगे। अमर बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहां घूमने लगा कि सामने पड़ी कुर्सी से उसका पैर टकराया और उस पर रखा उनका चश्मा नीचे आ गिरा, जिसमें दरार आ गई। अमर ने उसे उठाया तो चश्मे का पुराना शीशा चरमरा कर गिर गया। अमर उसे देखने लगा। ये काफी पुराना चश्मा था उनके पास, लेकिन आज ये भी जवाब दे गए। उन्होंने टुकड़ों को उठाया और जोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उधर से गुजरते हुए अनुज ने देखा तो उनकी ओर चला आया और उनके हाथ में टूटे हुए चश्मे को देखकर कहा, अरे अमर अंकल, लाइए मुझे दीजिए, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, ठीक करवा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये ठीक है, मैं इसे जोड़ लेता हूँ, अमर ने कहा। अरे अंकल, ये कैसे जुड़ेगा, इसके एक साइड का शीशा तो पूरा खराब हो चुका है और दूसरा टूट गया है। मैं सुनीत की दवाइयाँ लेने बाहर जा रहा हूँ, लाइए मैं सही करवा देता हूँ। अनुज ने अपने पन से चश्मा लेकर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम खाम खा परेशान हो रहे हो, फिजूल खर्ची होगी, अमर ने कहा। लो, इसमें कैसे फिजूल खर्ची, आप कोई पराये थोड़े हो। अगर आपने अब ना कहा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अनुज ने कहा तो अमर मुस्कुरा उठा और हामी भर दी। अनुज चश्मा लेकर वहां से चला गया। अमर बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसे कुछ महीने पहले की घटना याद आ गई। कुछ काम करते हुए अमर ने चश्मा उतारकर बिस्तर पर रखा और अपना काम करने लगा। तभी उनका 10 साल का पोता भागते हुए आया और बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर चढ़ा, वहां रखे अमर के चश्मे पर पोते का पैर पड़ गया और चश्मे का शीशा टूट गया। ये देखते ही पोते ने घबरा कर कहा, आई एम सॉरी दादाजी, प्लीज मम्मी पापा को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे, प्लीज दादाजी, प्लीज दादाजी। अमर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ नहीं कहूंगा, जाओ खेलो। बच्चा वहां से चला गया। अमर ने चश्मे को देखा, वो टूट गया था। उसने उसे साइड में रख दिया।
अगले दिन जब अमर का बेटा विकास ऑफिस जा रहा था तो अमर ने उसे चश्मा देते हुए कहा, बेटा ये चश्मा जरा टूट गया है, इसे ठीक करवा दोगे? विकास, जो कि पहले ही झुंझलाया हुआ था, उसने कहा, मैं ऑफिस का काम करूं या फिर आपका चश्मा ठीक करवाता फिरूं? आप तो दिन भर घर में पड़े रहते हैं, मुझे दिन में ना जाने कितने ही लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ, चश्मे के बिना अखबार में छपे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते। अमर ने धीरे से कहा, 2-4 दिन अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा? सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए, ये रोज का है आपका, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। अभी पिछले महीने ही मैंने आपको नए चप्पल लेकर दिए थे, पैसा के पेड़ पर उगते हैं। कुछ दिन काम चला लीजिए, फिर मैं बनवा दूंगा नया चश्मा। विकास ने गुस्से से कहा और वो वहां से चला गया। अमर की आंखों में नमी तैर गई। जिस बच्चे की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करते वक्त अमर ने कभी बजट नहीं देखा, आज वही बेटा उन्हें पैसे की अहमियत समझा रहा था। अमर चुपचाप वापस अपने कमरे में चले आए और चश्मे को देखने लगे। कुछ देर बाद उनका पोता दौड़ता हुआ आया और ग्लू की बोतल देकर गया। ये लीजिए दादाजी, इससे आपका चश्मा वापस चिपक जाएगा। बच्चे की बात सुनकर अमर मुस्कुरा दिया और चश्मे को चिपकाने लगा। उससे वो काम चलाऊं तो बन ही गया, लेकिन उसके बाद न कभी अमर ने चश्मे का जिक्र किया, ना ही विकास ने वो चश्मा कभी बन ठीक करवाया। अमर पुरानी यादों में खोया था, तभी सामने से मोहन राव आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में रंगीन डिब्बा था, जिसे अमर के सामने खोलकर उसने कहा, लो अमरनाथ, मिठाई खाओ। अमर ने एक टुकड़ा मिठाई का उठाया और कहा, ये किस खुशी में मोहन राव? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभी अभी घर का नौकर मिठाई देकर गया है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। मोहन राव ने बगल में बैठते हुए कहा। अमर ने सुना तो गुस्से से उसकी भवें तन गई और उसने कहा, जिस बेटे ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, उस बेटे के जन्म की खुशियां मना रहे हो तुम? मोहन राव मुस्कुराया और कहा, क्या फर्क पड़ता है अमरनाथ, आखिर है तो अपने ही बच्चे, तुम मिठाई खाओ। फर्क क्यों नहीं पड़ता मोहन राव, आज के दिन भी वो तुमसे मिलने नहीं आया, बस नौकर के हाथ मिठाई का डिब्बा भेज दिया। कैसा जमाना आ गया है, जिम्मेदारियों को बच्चे अब बोझ समझने लगे हैं। क्या उनके पास हमसे मिलने को 5 मिनट भी नहीं है? अमर के होठ गुस्से से कांप रहे थे। गुस्सा मत करो अमरनाथ, उसने याद रखा इतना ही काफी है। अपनी ही औलाद से भला कैसी नफरत, मोहन राव ने भावुक होकर कहा। अमर ने मिठाई का टुकड़ा वापस डिब्बे में रखा और उठकर जाने लगा। जाते जाते रुका और पलट कर कहा, ऐसी औलाद से अच्छा हम बे औलाद रहते। अमर वहां से चला गया। कुछ ही दूर खड़ी सुमित्रा खामोशी से सब देख रही थी। मोहन राव ने जाते हुए अमर को देखा और फिर खुशी खुशी सबको मिठाई खिलाने लगा। ऐसा ही था ये ओल्ड एज होम, जहां बच्चों के बुरे व्यवहार के बाद भी ये बुजुर्ग उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। सुमित्रा अपने कमरे में चली आई। उनके कमरे में राधा और सुरूपा नाम की 2 औरतें और थीं। सुमित्रा खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर सड़क पर एक ठेले वाला कांच की चूड़ियां बेच रहा था। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर सुमित्रा का मन अतीत में भटकने लगा। सुमित्रा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहने आई और अपने दोनों हाथों को अमर के सामने करते हुए कहा, कैसी है मेरी चूड़ियां? सुमी, तुम ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो? किसी दिन तुम्हारे हाथों को घायल कर देंगी ये। अमर ने बेचैनी से कहा, ये मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी आवाज करती हैं। सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजाकर कहा। अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा, जो कि आवाज भी करेंगी और तुम्हारे हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। क्या सच में? सुमित्रा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, हाँ सच में। बस कल से तुम ये कांच की चूड़ियां मत पहनना। अमर ने कहा, अच्छा तो फिर कर लो शादी और पहना दो सोने की कंगन, सुमित्रा ने कहा और वहां से भाग गई। चूड़ी वाले की आवाज कानों में पड़ी तो सुमित्रा की तंद्रा टूटी और सहसा ही उसका ध्यान अपने हाथों पर गया, जिसमें कुछ कांच वाली चूड़ियां थीं जिनका रंग फीका पड़ चुका था। उन चूड़ियों को देखते ही मन फिर अतीत में भटक गया। पति की मौत के कुछ दिन बाद उसके हाथों में सोने के कंगन देखकर उसकी बहू ने कहा, माँ जी, इस उम्र में ये कंगन आपके हाथों में शोभा नहीं देते, आप इन्हें निकाल कर कुछ सिंपल चूड़ियां पहन लीजिए। बहू के कहने पर सुमित्रा ने वो कंगन निकाल दिए, लेकिन सिंपल चूड़ियों के नाम पर उसे ये कांच की चूड़ियां मिली, जो आज भी इन हाथों में थी। उसके आंखों में आंसू भर आए। चूड़ी वाले की आवाज उसके कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने आंसू पोंछे और खिड़की बंद कर दी।
अमर और सुमित्रा दोनों की जिंदगी में दर्द था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दर्द से अनजान थे। अमर सुमित्रा ही क्या, बल्कि उस ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों की कोई ना कोई कहानी थी, जिसके चलते वे सब यहाँ थे। पुरुष विभाग में 12 लोग थे और महिला विभाग में 9 महिलाएं। इन सब की अपनी अपनी दर्द भरी कहानियां थी। अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर सभी यहाँ अपनी बची खुची जिंदगी जी रहे थे। कुछ यहाँ खुश थे, तो कुछ अभी भी अपने बच्चों के बारे में परेशान थे। उन्हीं में से 2 लोग थे जो एक दूसरे को वहां देखकर हैरान थे, और वो थे अमर और सुमित्रा। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। अमर के कमरे में मोहन राव और जगन्नाथ रहते थे। अमर को खोया हुआ देखकर मोहन ने कहा, क्यों भाई अमर, सुबह से कहाँ खोए हो? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने जगन्नाथ की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मोहन राव बड़ा ही खुशमिजाज इंसान था। उसने आगे कहा, लगता है अपने किसी महिला मित्र के ख्यालों में खोए हो। इस उम्र में यह सब शोभा कहाँ देता है अमरनाथ। मोहन राव की बात सुनकर जगन्नाथ हंसने लगा। अमर भी मुस्कुरा दिया और उठकर बाहर आंगन में चला आया। आंगन में पंछियों को देखकर उन्होंने पास ही पड़े बर्तन से अनाज उठाकर उनके बीच डाल दिया। पंछियों की मधुर आवाज ने उसकी बेचैनी को थोड़ा कम किया, तो वो वहीं पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। तभी उसका ध्यान पास ही एक पंछी पर गया, जिसका एक पैर धागे में उलझ गया था और वो उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। अमर उठा और पंछी के पास आया और बड़े आराम से उसके पैर में फंसा धागा निकालने लगा। धागा निकालकर उन्होंने उसे आसमान में उड़ा दिया। जैसे ही पंछी आसमान में उड़ा, अमर की यादें उसे 40 साल पीछे ले गई। अपनी फूलों की दुकान पर बैठा अमर फूलों पर पानी छिड़क, पीछे पिंजरे में बंद तोता बार बार आवाज कर रहा था, जिसे अमर की माँ ने पकड़ा था और अब अच्छी कीमत पर उसे बेचने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर अमर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कैद होने का दर्द था, जिसे देखकर अमर पिघल गया। उसने पिंजरा खोला और उसे बाहर निकालकर आसमान में उड़ा दिया। जैसे ही तोता हवा में उड़ा, पीछे से अमर की माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने, उसे आजाद कर दिया, उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हमें। माफ करना माँ, उसकी जान पैसे से ज्यादा कीमती है। इसे खरीदने वाला या तो इसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद रखता या फिर इसे पकाकर खा जाता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, अमर ने कहा। लेकिन बेटा पैसे, माँ कहते कहते रुक गई। कोई बात नहीं माँ, पैसे हम और कमा लेंगे। आओ दुकान में चलते हैं, आज सोमवार है, दर्शनाथ ही आएंगे और ज्यादा फूल बिकेंगे, अमर ने कहा और माँ के साथ अपनी दुकान में आ गया। गोरखपुर में एक छोटे से गांव में अमर अपनी माँ के साथ रहता था। बाप का साया सर से बचपन में ही उठ गया। तब से उसकी माँ ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया। गांव में करने को कुछ नहीं था, इसलिए अमर ने कालिका मंदिर के पास फूलों और पूजा के सामान की दुकान खोल ली, जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। दोनों माँ बेटे खुश थे। दुकान पर लोग आने लगे। अमर उन्हें फूल और पूजा का सामान देने लगा। जैसे कि आज दर्शन करने वाले लोग ज्यादा थे, इसलिए दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर बाद नरेंद्र वर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ फूल लेने अमर की दुकान पर आए। जैसे ही अमर की नजर लड़की पर गई, वो उसे देखता ही रह गया। सुंदर नयन नक्श, गोरा रंग, काली आंखें और ललाट पर एक लाल बिंदी, सादगी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। माँ ने देखा अमर खोया हुआ है तो उसे कंधे से झिझोड़ कर कहा, क्या देख रहा है, फूल दे उन्हें। ये देखकर लड़की मुस्कुराने लगी। अमर ने खिसिया कर सामान बांधा और नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया। पैसे देकर नरेंद्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से चले गए। अमर उन्हें जाते हुए देखता रहा। लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों में आता रहा। सारा दिन वो उसी के बारे में सोचता रहा। रात में ठीक से भी सो भी नहीं पाया और उठकर बैठ गया। अगली सुबह अमर जल्दी ही दुकान पर चला आया और उस लड़की का इंतजार करने लगा, लेकिन लड़की नहीं आई। अब हर रोज अमर उसका इंतजार करता पर लड़की नहीं आई। बेचैन सा वो रास्ता निहारता रहता। अगले दिन सोमवार था और अब तक अमर उम्मीद छोड़ चुका था। बेमन से वो फूलों पर पानी छिड़क रहा था, तभी एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कुछ ताजा फूल और पूजा का सामान दे दीजिए। अमर ने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सामने वही लड़की खड़ी थी। वो एक बार फिर उसकी आंखों में खो गया। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, पूजा का सामान, हाँ हाँ 1 मिनट देता हूँ, अमर ने हकलाते हुए कहा। लड़की से नजर बचाकर वो सामान बांधने लगा। बीच बीच में वो लड़की की ओर देख भी लेता था और लड़की उसे। लड़की ने पैसे दिए और सामान लेकर वहां से चली गई। अमर का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उसे हर रोज सोमवार का इंतजार रहने लगा। बाकी के 6 दिन उसे नागवार गुजरने लगे। महीनों निकल गए। हर सोमवार लड़की उसकी दुकान पर आती और पूजा का सामान लेकर चली जाती।
इसके अलावा दोनों में ना कोई बात होती, ना ही वो मिलते। नजर बचाकर बस एक दूसरे को देख लेते। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बन चुका था। एक सोमवार की सुबह अमर ने अच्छे अच्छे फूल निकालकर अलग रख लिए ताकि उस लड़की को दे सके। उसकी माँ जैसे ही उन्हें उठाने लगी, अमर ने टोकते हुए कहा, अरे माँ, ये सामान उस लड़की का है। किस लड़की का? उसी का जो हर सोमवार यहाँ से फूल लेती है। यहाँ से तो कई लोग फूल लेते हैं, ये किसका है? अरे माँ, जो अकेले आती है वही लड़की। बेटा, उसका कोई नाम तो होगा ना। अमर सोच में पड़ गया। इतने दिनों में उसने कभी उस लड़की का नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। वो मुस्कुरा उठा और कहा, नाम नहीं पता, पर रहने दो, तुम दूसरे फूल चुन लो। माँ उन्हें छोड़कर दूसरे फूल चुनने लगी। कुछ देर बाद लड़की आई। अमर ने उसे हमेशा की तरह सामान दिया और लड़की पैसे देकर जाने लगी। तो अमर ने हिम्मत करके कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बिना पीछे पलटे कहा, नाम जानना हो? आज शाम 5 बजे मंदिर के पीछे वाली नदी पर मिलना। लड़की वहां से चली गई और अमर मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा। शाम को 5 बजे अमर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर वहां पड़ी एक चट्टान पर बैठकर उसने उसके आने का इंतजार करने लगा। लड़की नहीं आई। अमर ने कुछ कंकड़ हाथ में उठाए और उन्हें नदी में फेंकने लगा। कुछ देर बाद लड़की वहां आई। उसे देखते ही अमर का चेहरा खिल उठा और धड़कने सामान्य से तेज। जिन्हें सामान्य करके अमर ने कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? पिताजी घर पर थे, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हैं। लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, अच्छा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अमर ने कहा, सुमित्रा। सुमित्रा नाम है मेरा, और तुम्हारा? लड़की ने अपनी पलकें झपका कर कहा, मेरा नाम अमर है। पहले तुम्हें कभी इस गांव में देखा नहीं। अमर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। सुमित्रा कुछ ही दूर पड़े इस पत्थर पर आकर बैठ गई और कहा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, पड़ोस के गांव से हूँ। तुम हर सोमवार मंदिर आती हो, भगवान को बहुत मानती हूँ। अमर ने कहा। सुमित्रा हंस पड़ी और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, मंदिर तो एक बहाना है तुमसे मिलने का। सुमित्रा की बात सुनकर अमर ने कहा, मतलब ये कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारे प्रति भावनाएं कैसी हैं ये मैं नहीं जानती, पर तुम्हें ना देखूं तो एक बेचैनी सी रहती है। कई महीनों से तुम्हें देखते आ रही हूँ, पर तुम कभी कुछ कहते ही नहीं। आज कहा भी तो क्या, मेरा नाम पूछा, बुद्ध। कहते हुए सुमित्रा हंस पड़ी। हंसती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। अमर उसे एकटक देखता रहा तो सुमित्रा ने कहा, जब से आई हूँ मैं ही कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन कहीं मेरी किसी बात से तुम्हारा मन आहत ना हो जाए, सोचकर कभी कुछ कहा नहीं। आज तुमने आने को कहा तो भरोसा करके चला आया। अमर ने कहा, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा भोलापन इतना भा गया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, नहीं, इसमें गलत कैसा? किसी को पसंद करना भला कहाँ गलत होता है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? अमर ने कहा, माँ, पिताजी, 2 बड़े भाई और मैं। और तुम्हारे घर में? उसने अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए कहा, मेरे घर में सिर्फ माँ और मैं। पिताजी सालों पहले गुजर गए। अमर ने उदास होकर कहा। उसे उदास देखकर सुमित्रा भी उदास हो गई। दोनों वहीं खामोश बैठे नदी के पानी को देखते रहे। कुछ देर बाद दूर से एक लड़की ने सुमित्रा को आवाज दी और चलने का इशारा किया। सुमित्रा उठी और अमर से कहा, अब मुझे जाना होगा। फिर कब आओगी? अमर ने कहा, जब तुम बुलाओगे। आज से हम दोस्त जो हैं। सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। अमर ने कहा तो सुमित्रा जाने के लिए आगे बढ़ गई। अमर ने उसे आवाज दी, सुनो। वो पलटी और कहा, हाँ, आज से मैं तुम्हें सुमी कहकर बुलाऊंगा। अमर ने कहा, ठीक है, उसने कहा और वो वहां से चली गई। अमर वहीं खड़े उसे देखता रहा। अमर, अमरनाथ। आवाज कानों में पड़ी तो अमर वर्तमान में लौट आया और देखा सामने खड़े मोहन राव उसे आवाज दे रहे थे। अमर उनके पास आया और कहा, क्या बात है मोहन? मोहन राव ने एक रुकी सी सांस ली और कहा, बाहर तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। अमर ने जब सुना कि उसका बेटा उसे लेने आया तो उसे गुस्से के साथ साथ हैरानी भी हुई। वो अनुज के ऑफिस नुमा कमरे में आया और वहां अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर चौंक गया। उन्हें देखते ही अनुज ने कहा, अमर अंकल, आपके बेटे आपसे मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं आप सब लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं अनुज, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। अमर ने गुस्से में कहा। लेकिन क्यों पापा? मैंने और भैया ने एक नई कंपनी खोली है, उसी की खुशी में शाम को घर पर पार्टी है, सभी मेहमान आएंगे, आप वहां होंगे तो अच्छा लगेगा। अमर के छोटे बेटे रवि ने कहा, ओ, तो मेहमानों के बीच तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो, इसलिए आज बात की याद आ गई। अमर ने कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, सब आपसे मिलना चाहेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे। चलिए, आप चाहें तो कल सुबह ही यहाँ वापस आ जाना।
बड़े बेटे विकास ने कहा। कितने स्वार्थी हो चुके हो तुम लोग, नहीं आना मुझे, अब यही मेरा घर है, यही मेरे अपने, अमर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। गुस्सा इतना आ रहा था कि अभी के अभी दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे, वैसे ही जैसे उन्हें निकाला गया था अपने ही घर से। लेकिन अमर ऐसा नहीं कर सका। विकास और रवि ने अनु से रिक्वेस्ट की कि वह अमर को समझाए, लेकिन अमर ने किसी की नहीं सुनी। निराश रवि और विकास अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा ने तो हमें बेइज्जत करने की ठान ली है, कितना कहा, लेकिन देखो वो आने को तैयार नहीं। विकास ने इस शेयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ भैया, आखिर ऐसा क्या कर दिया है हमने उनके साथ? यहाँ आने का फैसला भी तो उनका ही था ना, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? रवि ने कहा। कुछ भी हो रवि, लेकिन हमें उन्हें आज की पार्टी में लाना ही होगा, वरना मिस्टर मित्तल से हमें वो डील कैसे मिलेगी? विकास ने सोचते हुए कहा। लेकिन कैसे, क्या करें? रवि ने कहा। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कहकर विकास ने सामने पड़ी पानी की बोतल से पानी निकाला और अपनी आंखों को भिगो लिया। उसने बोतल रवि की ओर बढ़ाकर कहा, ये ले, तू भी आंखें गीली कर ले और चल मेरे साथ। लेकिन इससे क्या होगा? रवि ने आंखों में पानी मारते हुए कहा। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं बना जो बच्चों के आंसू देख कर ना पिघले। विकास ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा और रवि के साथ एक बार फिर ओल्ड एज होम चला गया। अमर उस वक्त पौधों में पानी दे रहे थे। विकास और रवि उनके पास आए और दुखी स्वर में कहने लगे, चलिए ना पापा, बच्चों से हमने प्रॉमिस किया है कि आपको साथ लेकर आएंगे, आप नहीं चलेंगे तो वो लोग दुखी होंगे। उनके मुंह से बच्चों का नाम सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर अमर का दिल पिघल गया। लेकिन अभी भी उसके मन में गुस्सा भरा था, इसलिए वो वहां से चले गए। लेकिन सामने से आती सुमित्रा को देखकर रुक गए। सुमित्रा ने दोनों लड़कों के उदास चेहरे देखकर अमर से कहा, नसीब वाले हो अमर, जो बच्चे लेने आए हैं, तुम्हें जाना चाहिए। आज पहली बार था जब सुमित्रा ने खुद अमर से बात की थी। अमर ने अपना मन शांत किया तो महसूस हुआ कि उसे भी बच्चों की याद आ रही थी कुछ दिनों से। उसने सुमित्रा की ओर देखकर कहा, हाँ। सुमित्रा वहां से चली गई और अमर अपना झोला लेने अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो अपने एक जोड़ी कपड़े को झोले में डालकर ले आया और विकास रवि के साथ घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो देखा घर को बहुत सजा रखा था, सारा घर जगमगा रहा था। अमर को देखते ही उसके दोनों पोते और पोती दौड़ते हुए उसके पास चले आए। बहुओं ने बेमन से उनके पैर छुए और तैयार होने चली गई। पार्टी शाम को थी, इसलिए अमर भी बच्चों के साथ उनके कमरे में चला आया और सुस्ताने लगा। यहाँ आकर बच्चों से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। अमर घर को निहारने लगा। एक एक ईंट लगाकर उसने ये घर बनाया था, लेकिन आज इसी घर पर उसका कोई हक नहीं था। यहाँ आने के बाद बहुओं ने खाना तो दूर, पानी तक नहीं पूछा उन्हें। अमर ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शाम का इंतजार था। पार्टी में सभी बड़े बड़े लोग शामिल हुए, सबने चमचमाते कपड़े पहने थे। इन सब के बीच अमर को अपना सफेद कुर्ता पजामा थोड़ा अजीब ही लगा, जो कि अब पुराना हो चला था। विकास के बॉस जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? लगता है किसी गरीब खाने से उठकर आए हैं। दरअसल सर, वो पापा जमीन से जुड़े आदमी है ना, इसलिए उन्हें ऐसे ही रहना पसंद है। मैं तो अक्सर कहता हूँ सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आइए, मैं आपको कुछ और मेहमानों से मिलाता हूँ। कहते हुए विकास उन्हें वहां से लेकर गया। अमर अपमान का घूंट पीकर रह गया। उस भीड़ में उनका दम घुटने लगा था। वह वहां से साइड में चले आए। पार्टी शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 11 बज रहे थे, लेकिन खाना शुरू नहीं हुआ था। सभी बस शराब का लुत्फ उठा रहे थे। यहाँ तक कि रवि और विकास की पत्नियां भी ये देखकर अमर को बहुत ठेस पहुंची। भूख से उनकी आंखें कुलबुलाने लगी। उन्होंने एक प्लेट उठाई और उसमें कुछ खाना रखकर सीढ़ियों की साइड आकर बैठ गए। एक निवाला तोड़कर जैसे ही उन्होंने मुंह की ओर बढ़ाया, छोटी बहू ने आकर उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मेहमानों ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया और आप यहाँ खाने बैठ गए? जरा भी शर्म नहीं है आप में? थोड़ी देर नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे? बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमर अवाक था। उसने कहा, बहू, मुझे भूख लगी थी, दोपहर से कुछ खाया नहीं था, इसलिए माफ करना। थोड़ी देर में खा लेना जितना खाना है। कहते हुए बहू ने प्लेट छीन ली। अमर उससे कुछ कहते इससे पहले ही विकास आया और उनका बाहां पकड़ के कहा, इस हाल में पार्टी में क्यों आए? मेरी कितनी बेइज्जती हुई वहां जानते हैं आप? आपकी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम हमारे बारे में तो थोड़ा ख्याल किया होता। अपने कमरे में जाओ, खाना वहीं भिजवा दूंगा। बेबस अमर क्या कहता, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जिस खुशी से वो आया था, अब वो खुशी धूमिल हो चुकी थी।
बिना कुछ कहे ही अमर वहां से बच्चों के कमरे में चला आया। तीनों बच्चे सो चुके थे। अमर आकर बिस्तर पर बैठ गया। मन भारी हो चुका था। उसे बीते वक्त की यादों ने घेर लिया। एक चपाती और लीजिए ना, अमर की पत्नी शांति ने थाली में चपाती रखती कहा। अरे नहीं शांति, पेट भर चुका है, तुम भी खाना खा लो, बैठो। अमर ने कहा, आपसे पहले मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आप इस घर के मुखिया हैं, पहले आपको खाना चाहिए और वक्त पर खाना चाहिए। शांति ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाकर कहा, तुम हो ना शांति, वक्त पर खिलाने के लिए। अमर ने कहा, मैं ना भी रही तब भी हमारे बच्चे आपको वक्त पर ही खाना खिलाएंगे, और इससे भी अच्छा। अच्छा, शांति ने कहा। अमर वर्तमान में लौट आया। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा तो टेबल पर नजर गई जहां पानी का जग रखा हुआ था। अमर ने गिलास में पानी उड़ेला और एक सांस में पी गया। लेकिन पानी से भूख कहाँ मिटती है। वह बच्चों के बगल में लेट गए। घंटा बीत गया लेकिन किसी ने अमर के लिए खाना नहीं भेजा। अमर ने एक बार फिर पानी पीकर भूख मिटानी चाहिए और लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और मन ही मन कहा, बच्चे वक्त से खिला रहे हैं शांति। अमर उस रात खाली पेट ही सो गया। पार्टी देर रात तक चलती रही और सभी खा पी कर अपने अपने घर चले गए। सुबह अमर जल्दी उठ गया और नहा धोकर बाहर आया। दोनों बेटे बहुओं के साथ नाश्ता कर रहे थे। नौकर ने उनके लिए भी नाश्ता लगा दिया। अमर ने नाश्ता करने से मना कर दिया और कहा, कल रात तुम लोगों ने जो बर्ताव किया है उसके बाद यहाँ बैठकर खाना मेरे लिए मेरा अपमान है। इससे अच्छा तुम लोग मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ाओ। अमर की बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। ठीक है पापा, छोड़ आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे एक छोटा सा काम है, वो कर दीजिए। विकास ने हाथ पोंछते हुए कहा, कैसा काम? अमर की आंखें फैल गई। विकास के इशारे पर रवि कुछ कागज ले आया और अमर को देकर कहा, मैंने और भैया ने ये घर बेचने का फैसला किया है। अमर ने जैसे ही सुना उसका दिल धक से रह गया। उन्होंने कागज पढ़े और दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, ओ, तो इसलिए तुम दोनों को कल अपने बूढ़े बाप पर तरस आ गया था। मैंने ये घर तुम दोनों के नाम करके बहुत बड़ी गलती की थी और आज तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो। इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने इन्हीं हाथों से लगाई है। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, समझे तुम लोग? अमर ने कहते हुए पेपर दोनों बेटों के मुंह पर दे मारे। विकास और रवि का चेहरा तमतमा उठा। विकास ने गुस्से से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? एक डील के बदले हमने ये घर बेचने का तय किया है। वैसे भी हम और हमारा परिवार फ्लैट्स में रहेगा। आखिर रखा क्या है इस घर में? चुपचाप इन कागजों पर साइन कीजिए। अमर ने क्रोध भरी नजर से विकास को देखा और कहने लगे, अब तक मैं तुम लोगों की खुशी के लिए चुपचाप सब सुनता रहा, जो तुम लोगों ने चाहा करता रहा, लेकिन अब नहीं। क्या रखा है इस घर में, ये तुम पूछ रहे हो विकास? कहते कहते भावुक हो जाते हैं अमरनाथ। इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं, तुम दोनों का बचपन जुड़ा है। इस घर को बनाने संवारने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, और आज तुम कहते हो इस घर में रखा क्या है? इतने ऊंचे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने। पर पापा, जब माँ ही नहीं है तो उनकी यादों का क्या? बड़ी बहू ने कहा। अमर को पीड़ा हुई तो वो बोल पड़े, क्या अपने माँ पिता के लिए भी यही तुम्हारे विचार हैं बहू? पापा जी, बड़ी बहू चिल्लाई। क्यों, बुरा लगा? शांति मेरी पत्नी है, मुझे कितना बुरा लगा होगा? कान खोलकर सुन लो चारों, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की एक ईंट तक नहीं हिलेगी, समझे तुम लोग? फिर इसके लिए चाहे तुम मुझे अपनी ही औलाद के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अमर का गुस्सा देखकर सभी शांत हो गए। अमर ने दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को उतारा और लेकर जाने लगे तो पोते पोतियों ने उनके पैरों से लिपट कर रोते हुए कहा, मत जाइए ना दादाजी। उनके आंसू देखकर अमर का दिल भर आया। उन्होंने उनके आंसू पोंछे और कहा, इस घर से मेरा बसेरा कब का उठ चुका है मेरे बच्चों। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे माँ बाप ने किया वो तुम कभी उनके साथ मत करना। अपने दोनों बेटों के लालच को रौंद कर अमर वहां से निकल गया। आंखों में आंसू भर आए। सड़क तक पैदल ही चले आए। वहां से ओल्ड एज होम के लिए बस मिल जाती थी। अमर ने जेब में हाथ डालकर देखा तो सिर्फ 50 रुपए का एक फटा पुराना नोट था। किराया 35 रुपया था। अमर ने वहीं पास की दुकान से चाय ली और एक डिब्बा बिस्किट लेकर खाने लगा। बेजार की और बेबसी के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद बस आई। अमर उसमें चढ़ गया और खाली सीट देखकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक महिला अपनी 10 साल की बेटी के साथ आई और अमर की बगल में बैठ गई। अमर खिड़की से बाहर देखने लगा। बस चलती रही। अचानक अमर की नजर बच्ची के हाथों पर गई। उसके हाथों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखकर अमर अपने अतीत में खो गया। सुमित्रा का इंतजार करते हुए अमर नदी किनारे बेचैनी से टहल रहा था।
दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और घंटों यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। अमर कमाने के लिए शहर जा रहा था। उसे शहर की एक मिल में काम जो मिल गया था, लेकिन जाने से पहले वो सुमित्रा से मिलना चाहता था और इसलिए उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा आती दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। सुमित्रा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहने आई और अपने दोनों हाथों को अमर के सामने करते हुए कहा, कैसी है मेरी ये चूड़ियां? सुमी, तुम ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो? किसी दिन तुम्हारे हाथों को घायल कर देंगी। अमर ने बेचैनी से कहा कि मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी आवाज करती हैं। सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजाकर कहा। अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा, जो कि आवाज भी करेंगी और तुम्हारे हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। क्या सच में? सुमित्रा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। हाँ, सच में। बस कल से तुम ये कांच की चूड़ियां मत पहनना, अमर ने कहा। अच्छा, तो फिर कर लो शादी और पहना दो सोने के कंगन, सुमित्रा ने कहा। तुम्हारे लिए शहर जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लायक बनकर तुम्हारे पिताजी से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम मेरा इंतजार करोगी ना सुमी? अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ अमर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। कहते हुए सुमित्रा वहां से भाग गई। अमर मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अगले दिन अमर शहर के लिए निकल गया। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा तो अमर अपने वर्तमान में लौट आया। बच्चे के हाथों में कांच वाली चूड़ियां अभी भी चमक रही थी। अमर ने आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। कुछ देर बाद बस रुकी और शांति की तस्वीर और अपना सामान संभाले अमर नीचे उतर गया। ओल्ड एज होम पास में ही था। अमर हताश और निराश चलते हुए आया। उसके कानों में बेटों के नफरत भरे लफ्ज गूंज रहे थे। गेट से अंदर आते हुए कुछ ही दूर चला के लड़खड़ा के गिर गया। सुमित्रा पास ही कुछ काम में लगी थी। जब उसने देखा तो दौड़कर आई और अमर को सहारा देकर उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना अमर? हाँ, हाँ, अमर ने हाँफते हुए कहा। सुमित्रा ने उसे बरामदे में बैठाया और उसका सामान लाकर रखा। चांदी की तस्वीर उठाई। उसका शीशा टूट चुका था। तस्वीर लेकर वो अमर के पास आई और कहा, ये तस्वीर मेरी पत्नी शांति की है। कुछ साल पहले ही उसका देहांत हो गया। अमर ने फोटो पर लगी धूल साफ करते हुए कहा। ये सुनकर सुमित्रा को एक अजीब सी पीड़ा का एहसास हुआ और उसने कहा, कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा कि तुम खुश नसीब हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भले खुश नसीब ना हो, लेकिन वो बच्चे सच में बदनसीब हैं, अमर, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अमर ने सुमित्रा के चेहरे की ओर देखा जो दुख और पीड़ा से भर उठा। आज भी उसकी सुमी की आंखों में उसके लिए अपनापन था। अमर की आंख से आंसू बहकर शांति की तस्वीर पर आ गिरे। अमर को उदास बैठा देखकर सुमित्रा कुछ ही दूरी पर बैठ गई और कहा, तुम ऐसे तो ना थे अमर। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले, जिंदा दिली की बातें करने वाले आदमी थे। फिर आज बच्चों के सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए? सुमी की बातों में अपने लिए परवाह देखकर अमर ने अपनी आंखों का गीलापन साफ किया और कहने लगा, सालों पहले तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैं पहली बार कमजोर पड़ा था सुमी। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं इतना सक्षम था कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता था, लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता का अपमान हो, उन्हें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। तुम्हारा आखिरी फैसला सर आंखों पर था और मैं हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुछ वक्त बाद अपने ही दूर के रिश्ते में एक लड़की से मेरा रिश्ता तय हो गया। शांति नाम था उसका। उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं उस वक्त टूटा हुआ था, इसलिए मेरी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। शादी के बाद शांति मेरे घर रहने लगी। मैं हर वक्त उससे कटा कटा सा रहता था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अपने टूटे मन के चलते मैं उस भली औरत की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मैंने उसे अपना लिया और अपना पति धर्म निभाने लगा। तुम हमेशा मेरे मन में रही क्योंकि हमारा रिश्ता अपवित्र नहीं था। मैंने शांति को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुमसे मिलने की जिद करने लगी, लेकिन तुम कहाँ थी मैं नहीं जानता था। एक गहरी सांस लेता हुआ और कुछ देर की खामोशी के बाद फिर बोलने लगा, वक्त सभी जख्म भर देता है सुमी। धीरे धीरे मैं अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया। माँ के खत्म होने के बाद गांव से हमेशा के लिए शहर आ गया। यहाँ मेहनत से अपना घर बनाया, जिसमें मैं, शांति और मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। अच्छी लड़कियां देखकर उनका रिश्ता तय किया। शादी के कुछ साल बाद ही मुझे दादा बनने का सुख प्राप्त हुआ और उस वक्त
मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। लेकिन ज़्यादा खुशियों को भी हम इंसानों की नज़र लग जाती है। एक बीमारी के चलते शांति का देहांत हो गया। बच्चों में झगड़े ना हो इसके चलते मैंने उनके बीच बंटवारा कर दिया, पर मैं भूल गया था कि यह बंटवारा जमीन और पैसे का नहीं बल्कि मेरा था। कुछ महीने बड़े बेटे के घर तो कुछ महीने छोटे बेटे के घर रहने लगा। धीरे धीरे मेरा अस्तित्व खत्म होने लगा था। बेटे और बहुओं के असली रूप दिखने लगे थे। जलील करना, ताने देना, मुझे बार बार ये एहसान दिलाना कि मैं उन पर अब बोझ बन चुका हूँ, मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा था। मैं उनके साथ होकर भी नहीं था। सब छूट चुका था दोस्त। घर मेरे अपने, जो सिर्फ कहने को मेरे अपने थे। जब सह नहीं पाया तो उन दोनों के घर को छोड़कर मैं यहाँ चला आया। कहते कहते रुक गया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और आगे कहने लगा। यहाँ आकर अपनों के किए बुरे बर्ताव को भूलने की कोशिश करने लगा, पर जब तुम्हें देखा तो मन फिर पीड़ा से भर गया। तुम्हें यहाँ इस तरह इस हाल में देखूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था सुमी। उस शाम जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन अगर सच में तुम खुश थी तो फिर यहाँ कैसे? अपनी बात खत्म कर अमर सुमी की तरफ ओर देखने लगा। अमर की कहानी सुन सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अमर ने कहा, समझ गया, तुम्हारे साथ भी बेटे और बहुओं ने ऐसा ही किया होगा। ये आजकल की लड़कियां समझती क्यों नहीं? जितना प्यार ये अपने माँ पिता से करती हैं, उतना सास ससुर से क्यों नहीं? बुजुर्गों के वृद्धाश्रम होने की सबसे बड़ी वजह ये बहुएं ही हैं सुमी, वरना कोई भी बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। उनकी बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। सुमी को चुप देखकर आगे कहने लगी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बेटों से अच्छा काश मुझे एक बेटी होती तो आज सुख दुख में मेरे साथ होती। अमर की इस बात पर सुमी का दिल पीड़ा से भर गया और उसने कहा, नहीं अमर, सब बेटियां ऐसी नहीं होती। अगर बेटियों में ये भावना होती तो वो कभी अपने सास ससुर को यहाँ नहीं भेजती। बहुओं से पहले बेटियों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर जब वो बहू बने तो ऐसा कुकृत्य नहीं करे। मैं कुछ समझा नहीं सुमी, अमर ने कहा। कैसे समझोगे अमर, तुम किसी बेटे के बाप जो नहीं हो, सुमी ने गीली आंखों को पोंछते हुए कहा और वहां से चली गई। अमर अपनी कहानी तो सुमी को सुना दी, पर सुमी के बारे में नहीं जान सका। सुमी कुछ खुलकर बताना नहीं चाहती थी और अमर पूछकर उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। अमर अपना सामान लेकर कमरे में चला आया। उसे देखकर जगन्नाथ और मोहन राव उसके पास आए और कहा, तुम तो घर गए थे, वापस कैसे चले आए? वो घर अपना था ही कब मोहन राव, अब यही मेरा घर है और तुम सब मेरे अपने हो। बची खुची ये जिंदगी तुम सबके साथ बितानी है। अमर ने कहा तो जगन्नाथ उसके गले लग गया और कहा, तू अकेला कहाँ है रे? अमर, हम सब है ना तेरे साथ, चल चल कर कुछ खा ले। तीनों कमरे से बाहर चले आए और नाश्ता करने लगे। सामने से आते जा अनुज ने देखा तो उनके पास चले आए और कहा, अरे अमर अंकल, आप आ गए? चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आप सबके लिए खुशखबरी है। सबके नाश्ता करने के बाद अनुज ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया और कहने लगा, आप सभी काफी दिनों से यहाँ हैं और आपसे मुझे और सुनिधि को बहुत प्यार मिला है। हम दोनों तो अनाथ थे, पर आप लोगों ने वो कमी भी पूरी कर दी। आज आप सबको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो ये कि मैंने और सुनिधि ने आप सबके नाम से पेंशन फॉर्म भरा है। अब से हर महीने सरकार की तरफ से आपको 500 रुपये महीना मिलेंगे और वो आपके होंगे। उन्हें आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबने सुना तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अमर ने कहा, नहीं बेटा, वो सब पैसे आप और सुनिधि जी रखिए। आप दोनों हम सबके लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत है बेटा। हाँ अमर सही कह रहा है। सबने अमर की बात का समर्थन किया। अनुज अमर के पास आया और उनका हाथ दोनों हाथों में थाम कर कहा, अंकल, आपने जो प्यार, जो अपनापन मुझे और सुनिधि को दिया है, उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है। माँ बाप के प्यार का कर्ज इंसान एक जन्म में भला कैसे उतार सकता है? मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप सबके लिए कुछ कर पाया। अमर ने अनुज को गले लगा लिया और कहा, अगर सारे बेटे तुम जैसे हो जाएं तो दुनिया में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं होगा बेटा। ओल्ड एज होम में अब खुशी का माहौल था। अनुज और सुनिधि को माँ बाप मिल चुके थे और बुजुर्गों को सहारा। अमर और सुमी में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थी।
उन्हें साथ देखकर मोहन राव और जगन्नाथ अक्सर अमर को छेड़ते नजर आते थे। सुमित्रा सुबह शाम पौधों में पानी देने, बगीचे की देखभाल करती थी। अनुज और सुनिधि ने उन्हें मना करना चाहा, लेकिन सुमित्रा ने कहा कि वो अपनी खुशी से ये सब करती है। सुमित्रा को देख बाकी लोगों ने भी कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया। कोई सब्जियां काटने में मदद करता तो कोई बाजार से सामान ले आता। ओल्ड एज होम एक हंसता खेलता घर बन चुका था, जहां सभी एक दूसरे की देखभाल करते थे। अपने अपने दुखों को भूलकर सभी खुश थे। एक शाम अमर, जगन्नाथ और मोहन बैठे थे। तभी मोहन ने कहा, भाई अमर, क्या अब भी तुम्हारे मन में सुमित्रा के लिए भावनाएं हैं? अमर, ये कैसा सवाल है? मोहन, बस मैं जानना चाहता था, तुम दोनों का यहाँ आना कोई संजोग नहीं, क्या पता किस्मत फिर से तुम्हें मिलाना चाहती हो? जगन्नाथ, हाँ भाई, जानना तो मैं भी चाहता हूँ। काफी दिनों से देख रहा हूँ कि एक अदृश्य रिश्ता है तुम दोनों के बीच। अमर, ये आज कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम दोनों? सुमी के लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है, ना तब थी और ना अब है। मोहन, हम लोग कब कह रहे हैं कि तुम्हारी भावनाएं गलत है? देखो अमर, तुम और सुमित्रा दोनों एक दूसरे को जानते हो। उम्र के इस पड़ाव में चाहो तो एक दूसरे का साथ दे सकते हो। हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, क्यों जगन्नाथ, बात तो तुम्हारी सही है मोहन, वैसे भी दोस्त होकर इतना तो करना बनता है। उनकी बातें सुनकर अमर खींच उठा और कहा, कैसी बातें कर रहे हो दोनों? ना तो मैं 20 साल का युवक हूँ और ना ही ये सब सोचने की मेरी उम्र है। सुमी के सामने भूल से भी ऐसी बात मत करना, तुम समझे? मोहन, अरे भाई, मजाक कर रहे हैं, पर जरा सोचो, तुम्हें और सुमित्रा को बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। सालों पहले जो प्यार अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाएगा। आखिर में तुम दोनों के पास भले कुछ ना हो, कम से कम एक दूसरे को सुनने का वक्त तो रहेगा। जगन्नाथ, सबकी किस्मत में ये नहीं होता है अमर, तुम चाहो तो इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। अमर अपनी जगह से उठा और कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कहकर अमर वहां से चला गया। मोहन और जगन वहीं बैठे रहे। जानते थे अमर बहुत जिद्दी इंसान है, लेकिन दोनों उसकी और सुमित्रा की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते थे। वह लोग सही कर रहे थे या गलत, ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें करना था अमर के लिए। बुजुर्ग होकर भी दोनों 20-22 साल के लड़कों की तरह बात कर रहे थे। शाम की पूजा संध्या के समय सभी इकट्ठा हुए। अमर हाथ जोड़े भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि सुमी की जिंदगी में खुशियां लौट आए और वो खुश रहे। उधर सुमी का मन अभी भी अमर को लेकर पीड़ा से भरा हुआ था। उसने पहली बार अमर की आंखों से आंसू देखे थे। शादी के बाद उसने कभी अमर की सुध नहीं ली। ये सोचकर वो बहुत दुखी थी। आरती समाप्ति के बाद सभी खाना खाने चले गए। यहाँ मौजूद लोगों में एक साफ सुथरा रिश्ता था। सभी एक दूसरे की इज्जत करते और अपना धर्म निभाते। खाना खाने के बाद अमर अपने कमरे में चला आया। मोहन और जगन की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। उसे नींद नहीं आई तो वो बाहर बरामदे में चला आया। सीढ़ियों पर बैठकर वो अपने अतीत में खोया था कि तभी किसी के गिरने की आवाज आई। अमर ने आवाज वाली दिशा में देखा तो उसके होश उड़ गए। सीढ़ियों के पास कुछ ही दूरी पर सुमी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अमर ने उसे देखा, उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमी तब तक बेहोश हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। अमर ने अनुज को आवाज लगाई। कुछ ही देर में सभी दौड़ते हुए आए। सुनिध ने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। सभी बहुत घबरा गए थे। अमर ने मजबूती से सुमी के हाथ को थामा हुआ था और उसका सर अमर के घुटने पर था। अनुज लगातार सुमी के पैरों के तलवों को मसल रहा था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई तो अनुज, मोहन राव और अमर सुमित्रा को लेकर एम्बुलेंस में आ गए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची। सुमित्रा को स्ट्रेचर पर लेटाया और अंदर ले जाने लगे। इस बीच अमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। नर्स स्ट्रेचर को अंदर ले जाने लगी। तब अमर का हाथ धीरे धीरे सुमी के हाथ से छूटने लगा और उस वक्त उन्हें उसी पीड़ा का एहसास हो रहा था जो सालों पहले हुआ था, जब वो सुमित्रा से आखिरी बार मिला था। शहर से लौटने के बाद अमर नदी किनारे खड़ा अपनी सुमी का इंतजार कर रहा था। जब सुमी वहां आई तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी के भाव थे। सुमी अमर के सामने आकर चुपचाप खड़ी हो गई तो अमर ने चहकते हुए उसके हाथों को पकड़कर कहा, देखो सुमी, शहर से मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन लाया हूँ। अब तुम्हें ये कांच की चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल सुमी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर अमर हैरान रह गया और कहा, सुमी, ये सब? मैं समझा नहीं। सुमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो अमर, पिताजी ने मेरी शादी किसी से तय कर दी है। तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? अमर ने हैरानी से कहा,
बताया था, लेकिन तुम दूसरी जाति से हो और पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, तो चलो अभी हम शादी कर लेते हैं, फिर किसी को हमारे साथ रहने से इतराज नहीं होगा। अमर ने मजबूती से सुमित्रा का हाथ थाम कर कहा। सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, नहीं अमर, ऐसा किया तो पिताजी की इज्जत खराब होगी और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती। हमारा रिश्ता पवित्र था और हमेशा पवित्र रहेगा। हम दोनों कहीं भी रहें, किसी के साथ रहें, हमेशा खुश रहेंगे। सुमित्रा की बात सुनकर अमर का दिल टूट गया, लेकिन वो सुमी के जज्बातों की कदर करता था, इसलिए उसने वो कंगन सुमित्रा को पहनाते हुए कहा, ये मेरी आखिरी निशानी समझ कर रख लो सुमित्रा। सुमित्रा की आंख से आंसू बहने लगे। उसने अपने साथ लाई किताब अमर को दे दी। दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए। जाते जाते अमर ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और कहा, सुमी, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं अमर, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इन कंगनों के रूप में। चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ रुकी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, कहकर सुमी आगे बढ़ गई। अमर का हाथ धीरे धीरे उसके हाथ से छूटता रहा। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अमर ने चौंक कर देखा, मोहन खड़ा था। अमर अपने अतीत में लौट आया। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अमर सुमी को लेकर बहुत परेशान था। तभी डॉक्टर आया और कहा, ब्रेस्ट के कुछ नीचे एक गांठ है जो लगभग फूटने वाली है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कीजिए, किसी भी हालत में उन्हें बचा लीजिए, अमर ने बेचैनी से कहा। अनुज ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल, मैं बात करता हूँ। अनुज डॉक्टर की तरफ आया और कहा, डॉक्टर, आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्च आएगा, उसके बाद मेडिसिन, हॉस्पिटल का चार्ज मिलाकर कुल 2 लाख रुपए। आप पैसे जमा करा दीजिए, मैं अपनी टीम से कहकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, 2 लाख? अनुज ने कहा, पहले इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा, इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक मैं पैसे लेकर आता हूँ। अनुज ने कहा तो डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला गया। अमर और मोहन राव अनुज के पास आए और अमर ने कहा, 2 लाख, पर इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाओगे? आप घबराइए मत, मैं इंतजाम करता हूँ, अनुज ने कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। ओल्ड एज होम आकर उसने सुनिधि को बताया। सुनिधि और अनुज ने तुरंत अपने जमा पैसों को निकाला। वो सिर्फ 80,000 ही थे। उन्हें देखकर अनुज ने कहा, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? आंटी की जान बचाना बहुत जरूरी है। अनुज, तुम ये पैसे जमा करवाओ ताकि उनका इलाज शुरू हो, बाकी के पैसे भी हम लोग अरेंज कर लेंगे। सुनिधि ने कहा। अनुज ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर आधे पैसे जमा करवाए। ऑपरेशन शुरू हुआ। अनुज ने मोहन और अमर को भी घर भेज दिया और खुद अपने दोस्तों को मदद के लिए फोन करने लगा, पर हर किसी से निराशा ही मिली। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर अमर पैसे की चिंता में रात भर सो नहीं पाया। उसने ऑफिस रूम से सुमित्रा के घर वालों का पता लगाया। उसका बेटा और बेटी इसी शहर में थे। अमर बिना किसी को बताए सुबह सुबह वहां से निकल गया। सुबह के 9 बजे वो सुमित्रा के बेटे के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें सुमित्रा के बारे में बताया, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बेटे ने तो ये कह दिया, मेरे पास उन पर खर्च करने का फालतू पैसा नहीं है, उनसे कहो जाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। जरा सी भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए? वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसके लिए ऐसी सोच? छी, कैसे बेटे हो तुम? अमर ने कहा। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ खींचकर अमर को मारा और घर से धक्का दे दिया। अमर नीचे आ गिरा। लड़के ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अमर को बहुत दुख हुआ कि वो ऐसे इंसान से सुमित्रा के लिए मदद मांग रहा था। उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो सुमित्रा की बेटी के घर पहुंचा। उसे सुमित्रा के बारे में बताया तो बेटी के शब्दों ने अमर का कलेजा चीर दिया। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरे लिए तो वो तभी मर गई थी जब उन्होंने सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जाकर उनके बेटे से कहिए ये सब। किस मिट्टी के बने हो तुम सब? क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया भावना नहीं है? वो औरत वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें? अमर रो पड़ा। वो मरे या जिए हमें क्या, निकलो यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह भीख मांगने कहाँ से आ जाते हैं, कहकर लड़की वहां से चली गई। अमर हताश हो गया। उसे खुद से ज्यादा सुमित्रा के लिए दुख हो रहा था।
आज समझ आया कि सुमित्रा को अपनी बेटी से नफरत क्यों थी। वो बेबस सा हॉस्पिटल लौट आया। सुमित्रा का ऑपरेशन रात में ही हो चुका था। अभी वो बेहोश थी। अमर अनुज के पास आया तो अनुज ने कहा, अंकल परेशान मत होइए, आंटी आप ठीक हैं, लेकिन पैसे? अमर ने कहा, उनका इंतजाम भी हो गया। कुछ पैसे मेरे और सुनिधि के पास थे, बाकी पैसों के लिए ओल्ड एज होम को गिरवी रख दिया। अनुज ने कहा, ये तुमने क्या किया बेटा? वो तुम्हारी मेहनत थी, हमारे लिए उसे गिरवी रख दिया। अमर ने कहा, अंकल पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ, अनुज ने कहा और चला गया। अमर बेंच पर बैठ गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि एक तरफ उनके बच्चे थे जो इतना गिर चुके हैं और एक तरफ अनुज था जो बिना किसी मतलब के इन सब के लिए अपना सब कुछ दे रहा है। अनुज चाय ले आया। ओल्ड एज से कुछ लोग सुमित्रा से मिलने आए। दोपहर तक उन्हें भी होश आया। सभी उनसे मिले, लेकिन अमर बिना मिले ही चला गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सुमित्रा से नजर मिलाने की। वो अपने कमरे में बैठा सुमित्रा के बारे में सोच रहा था। उसके बच्चों ने जो बात कही वो मन ही मन उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे सुमित्रा की तबीयत में सुधार होने लगा। अनुज और सुनिधि अपना सारा काम छोड़कर सुमित्रा की देखभाल में लगे रहे। ओल्ड एज होम का सारा भार अमर और मोहन राव पर आ गया। एक हफ्ते बाद सुमित्रा को घर ले आए। सभी उसे देखकर खुश थे। अमर भी वहीं भीड़ में खड़ा था। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली गई। अनुज अपने ऑफिस चला गया। सुनिधि ऑफिस में बैठकर काम देखने लगी। शाम के समय सुमित्रा बगीचे में टहल रही थी, तभी अमर उसके पास आया और गुस्से से कहा, इतना सब हो गया तुम्हारे साथ, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। सुमित्रा ने नजर बचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चों से मिल चुका हूँ सुमी। क्यों तुम अकेले इस दुख को झेलती रही? क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? अमर ने कहा। सुमित्रा ने अमर को पीछे की ओर धक्का देकर कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? क्यों बताऊं मैं तुम्हें ये सब? आखिर रिश्ता क्या है हमारा? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है सुमी? अमर ने कहा। यहाँ से चले जाओ अमर, कहकर सुमित्रा ने पीठ घुमा ली। अमर की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। रात के खाने पर अमर नहीं आया, पर चुपचाप अपने कमरे में लेटे सोच में डूबा हुआ था। मन की पीड़ा चेहरे से साफ झलक रही थी। मोहन राव और जगन्नाथ कमरे में आए, लेकिन अमर को चुप देखकर दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अमर जाग रहा था। उसे जागता देखकर मोहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी नींदें उड़ाकर वो खुद चैन से सो रही है। अमर ने उसकी ओर नजर घुमाई तो मोहन ने कहा, आज शाम उसने जो कहा मैंने सुनी, कितनी मतलबी निकली वो, और तुम्हें उसकी परवाह थी? अमर उठकर बैठ गया और कहा, वो जाग रही है मोहन। मोहन ने सुना तो खिड़की से बाहर देखने लगा। सुमित्रा बरामदे में खड़ी खिड़की की ओर ही देख रही थी। सुमित्रा की तकलीफ अमर समझता था और इसी वजह से वो अब सुमित्रा को परेशान करना नहीं चाहता था। अमर उससे दूर रहने लगा। सुमी अगर आस पास भी होती तो अमर दूसरी ओर चला जाता। सुमित्रा अब पहले से ज्यादा उदास रहने लगी थी। अमर के साथ किया बर्ताव उसे खल रहा था। एक शाम अमर पौधों की साफ सफाई कर रहा था कि सुमित्रा भी आकर उसका हाथ बटाने लगी। अमर ने सुमी को वहां देखा तो उठकर जाने लगा। सुमित्रा उसके सामने आ खड़ी हुई और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा अमर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम मेरे बच्चों से मिले और मेरे हिस्से की नफरत तुम्हें मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं है सुमी, दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो, अपना दुख अकेले ही जी रही हो। क्या मुझे ये सब जानने का कोई हक नहीं है? अमर ने कहा। हक है अमर, लेकिन किस मुंह से तुम्हें बताती कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? बड़े गर्व से कहा था ना मैंने कि हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों की जिंदगियों में। कहते कहते सुमी का गला भर आ गया। अमर उसे लेकर सीढ़ियों के पास आया और बैठने को कहा। खुद कुछ दूर बैठ गया और कहा, अब बताओ सुमी, क्या हुआ था? मुझे सब जानना है और ये हक मैं खुद दे रहा हूँ। खुद को बोलो, चुप मत रहो। सुमी इतने साल चुप रही, काश बोला होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। कहो सुमी। अमर की बात सुनकर सुमी पिघल गई और कहने लगी, मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी, जहाँ सब था, बस प्यार नहीं था। पति के पास पैसा, इज्जत, हर जरूरत का सामान मिला, लेकिन कभी उनका प्यार, साथ और वक्त नहीं मिला। समाज के सामने मैं 2 बच्चों की माँ तो बन चुकी थी, पर उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाई और थक कर मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया।
संयुक्त परिवार टूटकर अकेला हो गया। गांव छोड़कर मैं अपने बच्चों और पति के साथ शहर चली आई। कुछ सालों बाद उनका निधन हो गया। बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ससुराल वालों ने हाथ खींच लिया और पीहर वालों ने इतनी क्षमता नहीं बची थी कि मुझे और मेरे बच्चों को पाल सके। यहाँ रहकर मैंने ही उनका पालन पोषण करना शुरू किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। बेटा सरकारी ओहदे में अफसर लग गया तो बेटी भी बैंक में कर्मचारी थी। उन्हें देखकर मैं अपना हर दर्द भूल गई। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बेटे बेटी ने अपनी पसंद से शादी की। मैं भला ऐतराज जताती भी कैसे। बेटी इसी शहर में अपने पति के साथ रहने लगी और बहू मेरे घर में। कुछ दिन सही रहा, लेकिन उसके बाद झगड़े होने लगे। बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मेरे सामने वो अपने दोस्तों को घर नहीं बुला पाती थी। मैं जैसे तैसे करके दिन काट रही थी। एक शाम बेटी ने कुछ पेपर्स देकर कहा कि मैं जायदाद उसके नाम कर दूं। लेकिन कहीं से बेटी वहां आई और खूब झगड़ा हुआ। बेटी ने प्यार दिखाया और भरोसा दिलाया कि वो मेरी सेवा करेगी। मैंने दोनों बच्चों को बराबर जायदाद दे दिया। उसी शाम बेटी और दामाद मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये सिर्फ उनका झूठा प्यार था जो उन्होंने जायदाद के चलते दिखाया था। जब बेटी मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई तो एक शाम दामाद मुझे यहाँ छोड़ गया। कहते कहते सुमी की आंखें भर आई। अमर की आंखें भी नम हो गईं। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, इतना सब हो गया और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा? क्यों सुमी? मैं पहले ही तुम्हें शादी के लिए ना बोलकर बहुत ही बड़ी ठेस पहुंचा चुकी थी अमर। उसके बाद कभी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर जब तुम्हें यहाँ देखा तो मेरा दिल टूट गया। आखिर हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों किया? कहते कहते रो पड़ी सुमित्रा। अमर से उसका रोना देखा नहीं गया तो वो थोड़ा उसके पास आया और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, सब वक्त का फेर है सुमी। हमारा यहाँ होना भी हमारी किस्मत है कि हम साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुमी। बच्चे ना सही, हम एक दूसरे से अपना दुख तो बांट ही सकते हैं। अमर की बात सुनकर सुमी ने अपना सर अमर के कंधे पर रख दिया। एक अपनेपन का एहसास दोनों को हुआ। दोनों खामोश बैठे रहे। अंधेरा होने लगा। ऑफिस की खिड़की पर खड़े अनुज और सुनीत मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। अनुज, अंकल आंटी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सुनिधि ने कहा। हाँ सुनिधि, इस उम्र में भी इनका प्यार कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं सोच रहा था क्यों ना इन दोनों के लिए कुछ किया जाए, अनुज ने कहा। वाओ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना होगा, इन्हें एहसास दिलाना होगा, सुनिधि ने कहा। उसकी जरूरत ही नहीं है सुनिधि, जरा देखो उन्हें, उनके चेहरे पर जो सुकून है उससे साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, अनुज ने कहा। हाँ चलो, ऐसे छुपकर किसी को देखना सही नहीं है, सुनिधि ने कहा और अनुज को खींचते हुए वहां से ले गई। कुछ देर बाद अमर और सुमी भी वहां से चले गए। दोनों के मन से एक भारी बोझ उतर चुका था और दोनों अब खुश रहने लगे थे। सुमी मोहन राव और जगन्नाथ से भी मिली। चारों घंटों बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते। कभी कभार अमर और सुमी एक दूसरे को देखकर खो जाते और मोहन जगन वहां से खिसक जाते। कुछ वक्त हंसी खुशी निकला। एक सुबह मोहन अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा आज वैलेंटाइन डे है। आज के दिन गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया जाता है। जैसे ही उसने पढ़ा, अखबार लेकर अमर के पास आया और उसे सब बताया तो अमर ने कहा, छी, हमारी उम्र है ये सब करने की? बच्चों के लिए होते हैं ये प्रेम दिवस। प्यार में क्या बच्चा क्या बूढ़ा, भावनाएं तो सबकी एक ही हैं। तुम आज सुमित्रा जी को गुलाब दोगे, अगर उन्होंने ले लिया तो समझ जाना उनके मन में भी वही भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन में है। अमर ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर क्या, जगन और मोहन दिन भर उसके पीछे पड़े रहे। आखिर अमर मान गया। शाम को जब सुमी बगीचे में टहल रही थी तभी अमर वहां आया और गुलाब का फूल कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ा दिया। सुमी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। अमर उदास हो गया। मोहन और जगन उसके पास आए और अफसोस जताने लगे। कुछ देर बाद ही सुमी वापस आई। उसके हाथ में पीला फूल था। उसने फूल अमर को देकर कहा, प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती है। अमर खामोशी से सुमी को देखता रहा और हाथ में पकड़ा लाल गुलाब पीछे छुपा लिया। सुमी मुस्कुराकर वहां से चली गई। अमर किसी नौजवान की तरह शर्माने लगा तो मोहन ने कहा, आज दोस्ती हुई है, कल प्यार भी हो जाएगा। अमर की हालत देखकर जगन्नाथ गाने लगा, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अमर बस उसे खिले हुए पीले फूल को देखता रहा जिसमें से दोस्ती की भीनी खुशबू आ रही थी।
सुमित्रा और अमर अच्छे दोस्त बन चुके थे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में काफी कुछ बदला, बस नहीं बदला तो अमर और सुमित्रा के बच्चों का मन। अमर इस उम्र में किसी अपने का साथ पाकर खुश था, तो सुमित्रा भी अपने सुख दुख अमर से बांट लिया करती थी। अनुज और सुनिधि ने उन दोनों से शादी कर लेने को कहा, लेकिन अमर और सुमित्रा दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे बंधन में बंधे। कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में अपने अपने जीवन साथी को लेकर ईमानदारी अभी भी थी। अनुज ने भी उन्हें ज्यादा नहीं कहा। कुछ दिन बाद पता चला कि सुनिधि माँ बनने वाली है। ओल्ड एज होम में खुशी का माहौल बन गया। सभी बहुत खुश थे। ओल्ड एज होम में बस 17 लोग ही रह गए थे, बाकी लोग वहां से कहीं चले गए। अमर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ओल्ड एज होम को सजाया और शाम को वहां जलसा रखा। अनुज और सुनिधि अनाथ थी, उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए बस अनुज के ऑफिस से कुछ लोग आए। सभी बहुत खुश थे, नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर गेट के पास रुकी। उनमें से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसे देखते ही अनुज उसके पास आया। शायद वो उसे जानता था। आदमी ने अनुज को पेपर देकर कहा, मुख्तार भाई ने ये कागज भेजे हैं। तुमने 6 महीने के लिए जो पैसे लिए थे वो वक्त खत्म हो चुका है। अब लिए हुए रुपए को दुगना लेकर मुख्तार भाई के सामने हाजिर हो जाना, वरना ये ओल्ड एज होम खाली कर देना। अनुज ने सुना तो टेंशन में आ गया और कहा, लेकिन उन्होंने तो 1 साल के लिए कहा था, इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला पाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता, 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। पैसे दो, वरना ये जगह खाली कर देना। भाई को यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है। चलता हूँ, कहकर आदमी वहां से चला गया। अनुज मुंह लटकाए पेपर्स हाथ में लिए वापस आया। उसे देखकर सब शांत हो गए। अनुज सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। सुनिधि उसके पास आई और कहा, क्या हुआ अनुज, तुम इतने परेशान क्यों हो। अनुज ने सबको सारी बातें बताई तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अनुज ने निराशा से कहा, उनके हिसाब से मुझे उन्हें 2,40,000 रुपए देने हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा। तुम अपने ऑफिस से बात करके देखो, शायद वो कुछ मदद करें। सुनिधि ने कहा, नहीं सुनिधि, उनसे मदद ली भी तो वो 50,000 से ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे ओल्ड एज होम को बर्बाद नहीं होने दे सकता, अनुज ने कहा। वहां खड़े सभी लोग चुपचाप अनुज की बातें सुन रहे थे। अमर ने सबको आंख से कुछ इशारा किया तो सभी अंदर चले गए। सुनिधि अनुज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद सभी बाहर आए। अमर के हाथ में कुछ रुपए थे। अमर ने रुपए अनुज की ओर बढ़ाकर कहा, बेटा ये 55,000 रुपए हैं, हम सब ने मिलकर जमा किए हैं, तुम इन्हें रखो, शायद तुम्हें कुछ मदद मिले। अरे नहीं अंकल, ये आप सबके लिए है, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ। नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, अनुज ने कहा। क्यों नहीं ले सकते। आज तुम्हारी जगह अगर हम सबका बेटा होता तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते। तुम तो हमारे बेटों से भी बढ़कर निकले बेटा। तुम्हारी वजह से हमें छत मिली, 2 वक्त का खाना मिला। तुमने जो हम सबके लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, जगन्नाथ ने कहा। अनुज की आंखों में आंसू आ गए। मोहन उसके पास आया और उसका हाथ थामकर कहा, रख लो बेटा, मदद समझकर नहीं बल्कि हम सबका प्यार समझकर। तुमने कभी हमें पराये होने का एहसास नहीं दिलाया, तो आज मुसीबत के वक्त हम लोग तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं। रख लो। जब सुमित्रा की जान बचाने के वक्त तुमने घर गिरवी रखा, तब एक बार नहीं सोचा, फिर आज क्यों। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अमर ने कहा तो अनुज उनके गले लग गया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अनुज सीढ़ियों पर बैठ गया। बाकी सब लोग भी वहीं बैठकर बाकी के पैसों के इंतजाम के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद वहां बैठे असलम ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सबकी नजर उसकी ओर घूम गई तो अमर ने कहा, हाँ बताओ असलम। 4 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं, क्यों ना हम सामने वाले मैदान में माता की स्थापना करें। लोग दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ आकर प्रसाद फूल नारियल लेंगे। दूर से आएंगे तो उन्हें भूख प्यास भी लगेगी, तो यही मैदान में खाने की दुकान लगाएंगे। लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था भी करेंगे तो सभी आएंगे। इन सब से आने वाले पैसे हम अनुज को देंगे। कहो कैसा आइडिया। मुसलमान होकर तुम नौरात की बात कर रहे हो असलम, मोहन ने हैरानी से कहा। मुसलमान हूं तो क्या हुआ, हूं तो इंसान ही ना, और ये धर्म का बंटवारा हम इंसानों ने किया है, उस ऊपर वाले ने नहीं। इससे अनुज बेटे की समस्या तो हल हो जाएगी, असलम ने कहा। अमर आकर उसके गले लगा और कहा, असलम भाई हम सब ये करेंगे, इस ओल्ड एज होम को बचाएंगे। ठीक है,
फिर मैदान की सफाई का सारा काम हम सब मिलकर कल से ही शुरू कर देंगे। जगन्नाथ ने कहा। मैं प्रसाद और फूलों की दुकान लगा लूंगा, अमर ने कहा। मैं राधा और सुमित्रा मिलकर खाने की दुकान खोल लेंगे, जानकी ने कहा। मैं नींबू पानी और सोडा बनाऊंगा, मोहन ने कहा। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए नई नई प्रतियोगिता लगाऊंगा, जगन ने कहा। और इस तरह एक एक करके सबने काम बांट लिए। अनुज और सुनिधि ने सुना तो उनके पास आकर कहा, मैं और सुनिधि माता की मूर्ति बनाएंगे और उनका दरबार सजाएंगे। सभी बहुत खुश थे और जोश से भरे हुए थे। इसके बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया और अगले दिन की प्रतीक्षा में सो गए। सुबह जल्दी उठकर सभी कुदाल फावड़ा लेकर सामने वाले मैदान की ओर बढ़ गए। अनुज ने जगह के मालिक से परमिशन ले ली और सभी काम पर लग गए। मैदान में झाड़ घास फूस ज्यादा था, सबने मिलकर उसे हटाना शुरू किया। काम करते हुए अमर की नजर सामने से आती सुनिधि पर गई। वो उसके पास आए और उसके हाथ से थर्मस लेकर कहा, अरे बिटिया, तुम क्यों चली आई? इस हाल में तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम बस आराम करो और ये वजन तो बिल्कुल नहीं उठाना। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना अंकल। अच्छा, अभी अभी अब सभी को बुला लीजिए चाय के लिए, सुनिधि ने वहां पड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा। अमर ने सबको बुलाया, सभी हंसी खुशी चाय पीने लगे। उधर 6 महीनों में रवि और विकास का धंधा ठप हो गया। अमर के साइन न करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को नहीं मिला और जो बचा कुचा पैसा था वो भी उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। दोनों भाई परेशान से बैठे थे, तभी बड़ी बहू का भाई वहां आया और उनसे बात की। बातों बातों में सारी बातें सामने आई तो बहू के भाई ने कहा, तुम लोगों को बर्बाद करके वो वहां आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रवि ने कहा। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, भाई ने सोचते हुए कहा। मतलब? विकास ने कहा। मतलब ये कि अगर तुम्हें जिंदगी बनानी है तो उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, आदमी ने कहा। दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे की ओर देखते रहे। ओल्ड एज होम में सभी मिलजुल कर नवरात्रि की तैयारियों में लगे थे और दूसरी तरफ एक भयंकर साजिश की जा रही थी। रवि और विकास दोनों बड़ी बहू के भाई निवास की बातों में आ गए। निवास के साथ मिलकर वे लोग घर के कागजात बनवाने लगे। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे रीति रिवाजों के साथ माँ की मूर्ति की स्थापना हुई और धूमधाम से पूजा हुई। जैसा कि सबने सोचा था वैसा ही हुआ। आने वाले लोगों ने प्रसाद लिया, दान पात्र में पैसे दिए। असलम के लगाए मनोरंजन वाले स्टॉल पर सभी ने टिकट्स खरीदे। भूख लगने पर सभी ने वहां से खरीद कर अपनी पसंद का खाना खाया। वहां एक मेले जैसा आयोजन हो गया था। शाम तक भीड़ वैसी ही रही और रात की माँ की पूजा अर्चना के बाद सभी ओल्ड एज होम लौट गए। 2 लोग वहीं माँ के दरबार में सो गए। सभी बरामदे में बैठकर सुस्ता रहे थे। सुबह से अब उन्हें आराम मिला था। अमर ने पानी पीकर मुंह पोंछते हुए कहा, अगर भीड़ ऐसे ही रही तो हम जल्दी ही बाकी के पैसे जमा कर लेंगे। हाँ अंकल, आप सबने आज बहुत मेहनत की है। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कैसी बात कर रहे हो बेटा? हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। सुनिधि हमारी बेटी जैसी है और बेटी की गोद भराई का सामान उसके पीहर से आता है। बस यही समझ के इन्हें रख लो। मोहन ने सारे पैसे अनुज को थमाते हुए कहा। अनुज ने पैसे रख दिए और नौकर से सबके लिए खाना लगाने को कहा। खाने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन अमर बाहर बरामदे में सीढ़ियों पर बैठा था। सुमित्रा ने देखा तो उसके पास चली आई और कुछ दूर बैठकर कहा, क्या बात है, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। अनुज और सुनिधि के लिए हम सब जितना करें उतना कम होगा सुमी। इन बच्चों ने हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ दिया है, अमर ने कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ आओ, सुमी ने सीढ़ियों पर पैर सीधे करके कहा। अमर ने उसकी ओर देखा तो सुमी ने उसे अपना सिर गोद में रखने को कहा। अमर झिझका तो सुमी ने कहा, तुम कहते थे ना अमर, हर प्रेमिका में एक माँ छुपी होती है। इस वक्त एक माँ तुम्हें बुला रही है, प्रेमिका नहीं। सुमी की बात सुनकर अमर ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। सुमी उसका सर सहलाने लगी। एक सुखद अनुभूति वैसी ही जैसी वो बचपन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर महसूस किया करता था। अमर कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा, अपने वक्त में तुम एक बहुत अच्छी माँ रही होगी सुमी। वो बच्चे बदनसीब होंगे जो तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम नहीं देख पाए। बीती बातों को याद करके सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है अमर। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं, उनका भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये ओल्ड एज होम उन्हीं बोझ का उदाहरण है, सुमी ने कहा।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें भी उम्रदराज होना है। और तब ये सोचकर डर लगता है कि कहीं उनके बच्चे उनके साथ ऐसा ना करें, अमर ने कहा। सुमी खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद अमर ने कहा, लेकिन मैं खुश हूं सुमी कि मैं यहाँ आया और मरने से पहले तुमसे श्श, ऐसी बात मत करो। अब किसी अपने का जाना देख नहीं पाऊंगी, सुमी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अमर ने उसका हाथ हटाया और कहा, मौत तो एक अटल सत्य है सुमी, और अब खुशी इस बात की है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वक्त हमेशा यादगार रहेगा अमर, सुमी ने कहा। सुमी कुछ सुनाने को कहूँ तो सुनाओगी, अमर ने कहा। सुमी मुस्कुराने लगी और कहा, इस उम्र में कहाँ ये सब, सुनाओ ना, शायद उससे नींद आ जाए, अमर ने कहा। सुमी गुनगुनाने लगी, तुम हो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। आज की रात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। कुछ ही देर में अमर को नींद आ गई। सुमी ने भी खंबे से सर लगा लिया और अमर के बालों में उंगली घुमाती रही। चांदनी रात के सन्नाटे में दोनों वहीं सीढ़ियों पर सो रहे थे। अनुज किसी काम से बाहर आया तो उन्हें वहां देखकर मुस्कुरा उठा, अंदर गया और एक चादर लाकर दोनों को ओढ़ा दी। पीछे खड़ी सुनिधि सब देख रही थी। अनुज उसके पास आया तो उसने कहा, क्या ये दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते? एक दूसरे का साथ पाकर इनके चेहरे पर जो सुकून है वो आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा मैंने। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। तुम सही कहती हो सुनिधि, बस इन दोनों को किसी की नजर ना लगे, अनुज ने कहा तो सुनिधि उसके सीने से लगी मुस्कुराती हुई उन दोनों को देखने लगी। अमर की सुबह नींद खुली तो खुद को बरामदे में पाया। बगल में ही सुमी खंबे से सर लगाए सो रही थी। अमर ने उसे उठाया और अंदर जाने को कहा। नहा धोकर सभी पंडाल पहुंचे और फिर अपने अपने कामों में लग गए। आज दूसरा दिन था और भीड़ भी पहले दिन से ज्यादा थी। दोपहर तक सभी अपने अपने कामों में लगे रहे। दोपहर बाद सबने खाना खाया, सिवाय अमर और सुमी के। अमर हिसाब किताब में लगा हुआ था। सुमी ने देखा बर्तनों में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने का सामान था। उसने खाना थाली में लगाया। तब तक अमर भी हाथ मुंह धोकर आ पहुंचा। सुमी ने उसके सामने खाने की थाली रखी तो अमर ने कहा, तुमने खाया? तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, सुमी ने कहा। बाद में क्यों, अभी खाओ। जाओ अपने लिए भी थाली ले आओ, अमर ने निवाला तोड़कर कहा। वो आज खाना कम था ना, सुमी ने कहा, और तुमने सारा मेरी थाली में परोस दिया। अमर के हाथ से निवाला छूट गया। मुझे अभी भूख नहीं है अमर, तुम खाओ, सुमी ने सामने बैठते हुए कहा। अमर ने पास पड़ी खाली थाली में अपनी थाली से आधे चावल निकाले और 4 रोटियों में से 2 सुमी के लिए रखे। दाल और सब्जी को भी आधा आधा करके दूसरी थाली में परोस दिया। थाली सुमी की ओर खिसका कर कहा, जब एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं तो फिर खाना क्यों नहीं, खाओ। सुमी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कामों में लग गए। दिन गुजरते जा रहे थे, रुपए भी जमा हो रहे थे, सभी बहुत खुश थे। इन कुछ दिनों में सुमी और अमर एक दूसरे का ख्याल रखते रखते और करीब आ चुके थे। अपने अतीत को लेकर अब उनके मन में कोई दर्द नहीं था, बल्कि वो आने वाले वक्त की खुशियां देख रहे थे। नवरात्रि का आखिरी रात थी। पूजा समाप्ति के बाद खाली पंडाल में बैठे अमर और बाकी सब सुस्ता रहे थे। अनुज और सुनिधि भी वहीं थे। सभी खुश थे और एक सुकून सबके चेहरे पर मौजूद था। नवरात्रि समापन के बाद अनुज ने पैसे जोड़े तो वह उनकी सोच से भी ज्यादा थे। अनुज ने जो लोन लिया था उसकी दुगनी रकम चुकाने के बाद भी उसके पास 1.5 लाख बचे थे, जिनमें से उसने ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। अमर को उसके जमा पैसे 45 रुपए मिले थे। उन्हें लेकर वो पास के ही बाजार आया। वहां से उसने सुमी के लिए एक बनारसी साड़ी और एक जोड़ी चांदी की पायल खरीदी। शाम को घर आया तो बहुत खुश था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सुमी का जन्मदिन था और अमर ये उसे तोहफे में देना चाहता था। 2 दिन बाद अनुज ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस ओल्ड एज होम को बने 5 साल हो चुके हैं और इसी खुशी में कल एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके मुख्य अतिथि होंगे अमर अंकल और सुमित्रा जी। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। अमर को याद आया, कल तो सुमी का जन्मदिन भी है। वो बहुत खुश था। अनुज ने ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों के घर पर फोन किया
और कल के प्रोग्राम में आने को कहा। रवि और विकास को न्योता मिला तब बड़ी बहू का भाई भी वहीं था। उसने खुशी से कहा, यही सबसे अच्छा मौका है, कल चलो वहां और खत्म कर दो इस कहानी को। भैया कुछ होगा तो नहीं ना, कहीं ये दोनों फंस जाएं। बहन ने कहा, फंसेंगे तब ना जब वो बूढ़ा जिंदा रहेगा। कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, उसने अपने नापाक इरादों को भांपते हुए कहा। अगले दिन ओल्ड एज होम में प्रोग्राम की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अमर ने सुमी को तोहफा दिया। सुमी ने वो साड़ी पहन ली। सभी लोगों के घर वाले आ रहे थे। उन्हें देखकर सुमी ने अमर से कहा, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी और बेटा आज आएंगे। मैं चलकर अंदर की व्यवस्था देख लेती हूँ, तुम रुको, शायद तुम्हारे बच्चे आ जाएं। सुमी वहां से चली गई। अमर को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रवि, विकास अपनी अपनी पत्नियों के साथ नीचे उतरे। तीनों बच्चे भी साथ थे। गाड़ी से उतरते ही तीनों दादाजी दादाजी कहते अमर की ओर दौड़े। अमर भी उनसे लिपट गया और उन्हें गले लगा लिया। दोनों बेटे और बहू अमर के सामने आए। अमर ने उन्हें देखा और जाने लगा तो विकास ने कहा, हम सबको माफ कर दीजिए पापा। मैं जानता हूँ हम में से कोई भी आपके माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब अपने किए के लिए शर्मिंदा हैं। क्या फिर से कोई नया ड्रामा है ये? अमर ने कहा, नहीं पापा, इस बार कोई ड्रामा नहीं। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, बेइज्जत किया है, लेकिन बदले में आपने हमेशा हम सबको प्यार दिया। बस इसी ने हम सबका दिल पिघला दिया। हमें माफ कर दो पापा। रवि ने अमर के हाथों को पकड़कर कहा, हाँ पापा जी, हम सबको माफ कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अमर के पैरों पर गिरते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? घर की लक्ष्मी ऐसे पैरों में? ना बेटी, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वही काफी है। मैंने तुम सबको माफ किया। आओ अंदर चलते हैं। अमर ने दोनों बहुओं को उठाते हुए कहा, पापा ये लो। विकास ने डिब्बा अमर की ओर बढ़ाकर कहा। ये क्या है? अमर ने कहा, आपको माँ के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है ना? माँ तो अब नहीं रही, इसलिए हम चारों ने मिलकर इसे आपके लिए बनाया है, विकास ने कहा। अमर ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतना बदल जाएंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए डिब्बा लिया और खोलकर सूंघते हुए कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम सब अंदर हॉल में चलो, मैं आता हूँ। सभी अंदर चले गए। अमर खीर का डिब्बा लेकर ऑफिस की ओर आया और सुमी के पास आकर उसे अपने साथ बाहर बरामदे में ले आया। क्या बात है अमर? सुमी ने कहा। मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं सुमी, और उन्होंने अपने किए के लिए मुझसे माफी भी मांगी। और ये देखो, मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर ये खीर भी लाए हैं। अमर ने खुशी से भरकर कहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अमर, सुमी ने सोचते हुए कहा। कैसी गड़बड़? अमर ने कहा। इस तरह अचानक उनका अच्छा बन जाना मेरे मन में शक पैदा कर रहा है अमर। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, सुमित्रा ने कहा। कैसी बातें कर रही हो सुमी? बच्चे सच में बदल चुके हैं। देखो, मेरे लिए खीर लाए हैं, अमर ने कहा। जरूर उन लोगों ने इस खीर में कुछ ना कुछ मिलाया है, सुमी ने कहा। बस सुमी, बहुत हो गया। तुम उन पे शक करती ही जा रही हो। कोई बच्चा भले अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम क्यों करेंगे? अमर ने गुस्से से कहा। मैं सच कह रही हूँ अमर, जैसा उन्होंने बर्ताव किया है उसे देखते हुए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। आज से पहले तो वो लोग कभी कुछ नहीं लेकर आए, फिर आज अचानक। सुमी ने कहा। मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है, अमर ने कहा। अमर की बात सुनकर सुमी ने उसके हाथ से खीर का डिब्बा लिया और कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर इसे मैं खा लेती हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे सच्चे हुए तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या पागलपन है सुमी? अमर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक सुमी खीर के डिब्बे को मुंह से लगा चुकी थी। उसने आधी खीर खाई और बाकी डिब्बा फेंक दिया ताकि अमर ना खा सके। उसकी आंखों में नमी उतर आई तो अमर ने उसके चेहरे को अपने हाथों से लेकर कहा, बच्चे सच में बदल चुके हैं सुमी। सुमी ने अमर की आंखों में देखा और कहा, अगर वो बदल चुके हैं तो मुझे तुमसे हारने का जरा भी दुख नहीं होगा अमर। अमर सुमी को वहां छोड़कर अंदर चला गया और सुमी की नजर जमीन पर बिखरी खीर पर चली गई। सभी मुख्य हॉल में अपने अपने परिवारों के साथ बैठे थे। अनुज ने स्टेज पर आकर सबका अभिवादन किया। सुमित्रा और अमर मुख्य अतिथि थी, इसलिए वहीं कुछ लोगों के साथ स्टेज पर बैठे थे। अमर के घर वाले बिल्कुल सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। अनुज ने वर्षगांठ पर लेकर सबसे बातें की और फिर अमर ने कहा, "अं- अंकल, मैं चाहता हूँ आज आप हम सबसे कुछ शब्द कहें। अमर अपनी जगह से उठकर माइक के पास आया और अपना गला साफ करके कहने लगा, सबसे पहले तो मैं
आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब इस खुशी में शामिल हुए। यहाँ मौजूद मैं सभी बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने अपने माँ बाप को यहाँ रहने के लिए भेज दिया? अमर का सवाल सुनकर सभी खामोश हो गए। कुछ की गर्दन झुक गई तो कुछ इधर उधर झांकने लगे। ये सब देखकर अमर ने कहा, शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। एक दंपति की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उनके जीवन में एक संतान आती है। बड़ी नाजों से वो दंपति उसे पालता पोसता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता है। एक पिता दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे सुख से रह सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जिम्मेदार बनने में माँ बाप मदद करते हैं, उसकी शादी करा देते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए, अपने लिए जिएंगे। लेकिन वही बच्चे जिनके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उन्हें ऐसी जगहों पर भेज देते हैं। कहते कहते आंखें नम हो जाती हैं। आंखों के किनारे पोंछ कर आगे कहते हैं, जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, अच्छी जिंदगी दी, उन्हीं माँ बाप की जिंदगी को ये जहन्नुम बना देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन वही बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी माँ बाप बनना है और इस दौर से गुजरना है। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एक उम्र के बाद माँ बाप किसी काम के नहीं रहते हैं, वे बच्चों पर बोझ बनने लगते हैं। आज मैं बताता हूँ उन बूढ़े माँ बाप का तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है। बूढ़े होने के बाद वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि घर के कामों में या बाहर के कामों में आपका हाथ बटा सकें, लेकिन ये बुजुर्ग आपके घर की सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इनके भरोसे आप अपना घर छोड़कर जा सकते हैं या आपके घर के माली होते हैं। वो पौधे जिन्हें देखने तक की आपको फुर्सत नहीं होती है, उन्हें ये अपने बच्चों की तरह सींचते हैं। बार बार आपको गलतियां करने से रोकते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे परेशानी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपके बच्चे जब आपके साथ खेलना चाहते हैं, तब आप इतने बस व्यस्त होते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें महंगे खिलौने, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन वही ये बुजुर्ग उनके साथ खेलते भी हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा भी देते हैं। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, लेकिन फिर भी वो आपकी परेशानी आपके चेहरे से भांप लेते हैं। लेकिन बच्चे कभी अपने माँ बाप की जरूरतों को नहीं समझ पाते। एक 5 स्टार होटल में खाना खाकर वेटर को 500 रुपये टिप देना उन्हें मामूली लगता है, लेकिन वही अपने पिता के टूटे चश्मे को सही कराने का खर्चा उन्हें फालतू लगता है। एक बुजुर्ग अपने बच्चों से लजीज खाना या महंगे कपड़े नहीं चाहता है, बल्कि इस उम्र में वो अपने बच्चों का साथ और प्यार चाहता है। लेकिन वो इतना बदनसीब हो जाता है कि उनके बच्चों के पास उनके लिए थोड़ा भी वक्त नहीं होता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें माँ बाप बनाए। लेकिन भगवान के इन अवतार माँ बाप को ये बच्चे अपने पैरों की धूल समझ लेते हैं। बचपन में जब तुम चलते चलते लड़खड़ाते थे तो पिता तुम्हारी उंगली थामकर तुम्हें सहारा देते थे। फिर आज जब बुढ़ापे में उनके कदम लड़खड़ाते हैं तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देने के बजाय उन्हें घर से निकाल देते हैं। बचपन में जहाँ माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें अच्छा खाना और अच्छा सामान दिया, तो फिर आज उन्हीं माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना और एक जोड़ी कपड़ा क्यों नहीं है? माफ करना, भावनाओं में बह गया। लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ हैं। अपनी गलतियों का इन्हें एहसास हुआ है और ये आज यहाँ चले आए। मैंने फैसला किया है कि मैं इन्हें वो संपत्ति दे दूंगा जिन्हें यह हकदार है। एक पिता होने के नाते मैं इनके लिए सब करना चाहता हूँ, इन्हें हर सुख देना चाहता हूँ। इनके प्यार के सामने वो कागज के टुकड़े कुछ भी नहीं है। कहकर अमर रुक गया। सामने बैठे उसके बेटे ने ये बात सुनी तो उनका दिल बैठ गया। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हमने क्या कर दिया भैया? पापा हम सबसे इतना प्यार करते हैं और हमने उनके साथ ये सब किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। अमर ने आगे कहना शुरू किया, अंत में मैं अनुज और सुनिधि जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सबको ये छत दी, जीने की वजह दी। सामने बैठे बच्चों से कहना चाहूंगा कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। इनके प्यार और साथ से आपकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएगी। बस जरूरत है इन्हें समझने की। किसी को मेरी बातों पर ठेस पहुंची हो तो माफी चाहता हूँ। अमर ने हाथ जोड़े और अपनी कुर्सी की ओर बढ़ गया।
वहां सामने बैठे सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी और बच्चों के सर शर्म से झुके हुए थे। उन सबको अपने किए का बहुत पछतावा था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी खाना खाने लगे। आज सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ थे, उन्हें अपने हाथों से खिला रहे थे। कोई आंखों में आंसू लिए अपने किए की माफी मांग रहा था तो कोई गले लग गिले शिकवे भुला रहा था। खाने के बाद वहां आए सभी बच्चों ने अनुज से बातें की और अपने अपने माँ बाप को घर ले जाने लगे। अमर ये देखकर बहुत खुश था। अनुज और सुनिधि भी बहुत खुश थे। सभी एक एक करके जा रहे थे। अमर बरामदे में खड़ा था। तभी उसके दोनों बेटे और बहू वहां आए। विकास ने कहा, पापा वो खीर, माफ करना बेटा, इतने प्यार से तुम लोग मेरे लिए खीर लेकर आए और मैं उसे खा भी नहीं पाया, अमर ने कहा। विकास और रवि ने चैन की सांस ली और अमर का हाथ पकड़कर कहा, हम लोगों को माफ कर दो पापा, हम सब ने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। चलिए पापा, घर चलिए। वो घर जो आपका अपना है, हमें आप चाहिए, वो घर नहीं। हाँ पापा, भैया सही कह रहे हैं, आज आपकी बातों ने हम सबकी आंखें खोल दी। चलिए पापा, घर चलते हैं, रवि ने कहा। बेटों के प्यार देखकर अमर की आंखें भर आई। उसने कुछ दूर खड़ी सुमी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुमी, मैंने कहा था ना, मेरे बच्चे बदल गए हैं, ये मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सुमी, तुम खामखा इन पर शक कर रही थी। हाँ, सुमी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा और अगले ही पल उसे उल्टी हुई और वो जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से खून निकला। देखकर अमर हक्का बक्का रह गया। सुमी की बिगड़ती हालत देखकर अमर उसे हॉस्पिटल लेकर आया। उनके पीछे पीछे अनुज, सुनिधि और उनके बच्चे भी चले आए। सभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े थे। अमर के तो जैसे प्राण ही निकल चुके थे। एक जिंदगी में उसे कितनी मुश्किलें देखने को मिल रही थी। डॉक्टर सुमी की जान बचाने में लगे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और अमर से कहा, किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है, उनकी हालत अभी बहुत खराब है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। सुनकर अमर की हिम्मत टूट गई और उसने मरे हुए स्वर में कहा, जहर? हाँ जहर, लेकिन उनके खाने में जहर कहाँ से आया? वैसे ये पुलिस केस बनता है, आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। कैसे भी करके उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, अनुज ने कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहते हुए डॉक्टर वापस अंदर चला गया। अमर के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। वो सुन्न सा खड़ा था। विकास और रवि अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं खड़े थे। डॉक्टर की बात सुनकर विकास अमर के पास आया और कहा, पापा खीर में जहर था? अमर ने सवाल किया। पापा, मैं आपको सच सच बताता हूँ, विकास ने हकलाते हुए कहा। खीर में जहर था या नहीं? अमर ने सख्ती से कहा। आई एम सॉरी पापा, हम लोग बहक गए थे, भरत की बातों में आकर हमने ऐसा कर दिया, लेकिन वो खीर सुमित्रा आंटी खा लेंगी, हमें नहीं पता था, विकास ने रोते हुए कहा। सटार! अमर ने खींचकर एक थप्पड़ विकास को मारा। सारे माहौल में शांति छा गई और अमर ने दर्द से भरकर कहा, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए तुम लोग इतना गिर गए कि तुमने एक मासूम की जान लेने का पाप किया। क्यों किया ऐसा? अपने ही पिता को मारने की साजिश सिर्फ कुछ पैसों के लिए? अनुज ने अमर को संभाला तो अमर बच्चों की तरह रो पड़ा और कहने लगा, देखो अनुज, क्या किया है इन लोगों ने? सुमी मुझसे कहती रही कि इसे इन लोगों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं ही इनके प्यार में अंधा हो गया था। आज इनकी वजह से वो इस हाल में है। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। कह दो इनसे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी है। अमर की बात सुनकर दोनों बेटे उनके पैरों में आ गिरे और फूट फूट कर रोने लगे। रवि ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा, ऐसा पाप जो माफी के लायक भी नहीं है। हम आपको समझ ही नहीं पाए थे, हमारी वजह से आज ये सब हो रहा है। हमें माफ कर दो पापा, हमें माफ कर दो। अमर ने पैरों से दोनों को छिड़कते हुए कहा, माफ कर दूं? तुम दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तुम्हें किसी की जान लेने का हक किसने दिया? क्या पैसा इतना बड़ा है कि अपने ही पिता की जान लेने के आतुर हो जाओ तुम लोग? रवि उठा और हाथ जोड़ते कहा, हाँ पापा, नहीं है हम इंसान कहलाने के लायक। हमने जो किया है उसकी कोई माफी भी नहीं है। सुमित्रा आंटी चटा। अमर ने एक तमाचा रवि को मारते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो उसका। अगर आज उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अमर की बात सुनकर दोनों भाई आंसू बहाते रहे। पश्चाताप की आग के दोनों सुलग रहे थे। जब तक उन्हें अपने पिता का प्यार समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को खामोश देखकर उनकी पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी बहू ने विकास से कहा, चलो यहाँ से, या और बेइज्जती करवानी बाकी है।
बड़ी बहू को देखकर छोटी ने कहा, मरते हैं तो मर जाए, हमारी बला से हमें क्या, चलो यहाँ से, बहुत सुन ली इनकी बकवास। रवि और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों ये देखकर अवाक रह गईं और विकास ने बड़ी बहू से कहा, खबरदार जो एक और शब्द अपने मुंह से निकाला, बकवास ये नहीं बल्कि तुम दोनों कर रही हो। काश ये हाथ बहुत पहले उठा देते तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। देवता जैसे हमारे पिता के लिए हमारे मन में जहर घोलने वाली तुम लोग थी। कहते हुए रवि ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया तो अनुज ने आकर रोक लिया और कहा, औरत पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है, ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। इनकी बातों में आकर हम भाइयों ने अपने पिता को इतने दुख दिए, दर्द दिए, और ये आज भी इन्हीं कोस रही हैं। रवि ने कहा, लेकिन इनसे ज्यादा कसूर तो तुम दोनों का है। इनके लिए तुम्हारे पिता ससुर थे, लेकिन तुम्हारे तो पिता थे ना, फिर तुम लोगों ने अपने मन में इतनी नफरत क्यों बना ली, सुनिधि ने कहा। रवि और विकास दोनों ही चुपचाप सुनते रहे। उनमें से एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अंदर ही अंदर उनका जुर्म उन्हें कुरेद रहा था। ये सब देखकर अमर को अपने सीने से हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो खांसते हुए बेंच पर आ बैठे। दोनों भाई उन्हें संभालने को जैसे ही आगे बढ़े, अमर ने हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया। सुनिधि ने उन्हें बोतल से पानी पिलाया तो अपनी बुझी सी आवाज में वो कहने लगे, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर भी इन दोनों ने मुझे हमेशा पिता का दर्जा दिया। बिना किसी शिकायत के इन्होंने हम सबकी मन से सेवा की, लेकिन तुम सब मेरे अपने होते हुए भी मेरे दुश्मन निकले। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को अब अपनी औलाद से भरोसा उठ जाए। जाओ, खुश रहो, आज से तुम्हारा पिता तुम सबके लिए मर चुका है। अमर की बात सुनकर चारों वहां से मुंह लटकाए चले गए। अमर की आंखों से आंसू बहने के लिए अनुज और सुनिधि उनके सामने आ बैठे और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगे, फिक्र मत कीजिए अंकल, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल दिखाता है अनुज, मेरे ही बच्चों ने आज मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। अमर ने रोते हुए कहा, आप अकेले नहीं अंकल, मैं आपके साथ हूँ। सुनिधि आपके साथ है और हमारी सुमी आंटी वो भी आपके साथ हैं, अनुज ने कहा। दोनों वहीं अमर के साथ बैठे रहे। शाम होने को आई लेकिन सुमी की हालत कोई सुधार नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि सुमी खतरे से बाहर है, सबकी जान में जान आई। सुनिधि ने अनुज से चाय लाने को कहा। दोपहर से अमर ने कुछ खाया पिया नहीं था। अनुज चाय ले आया। सुनिधि ने जिद करने पर अमर ने 2 घूंट चाय पी और फिर अनुज से कहा, बेटा तुम और सुनिधि अब घर जाओ, दोपहर से यहीं हूँ, थक गए होगे, घर जाकर आराम करो। और फिर सुनिधि बिटिया का भी इस हाल में यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जाओ तुम दोनों घर जाओ, सुमी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है अंकल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये मेरा फ़ोन रखिए आप, अनुज ने अपना दूसरा फ़ोन दे करके कहा। रास्ते में मैं और अनुज आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सुनिधि ने कहा। अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, अमर ने कहा। वो सब मैं ना जानूं, आप आंटी का ख्याल रखिएगा, हम लोग आते हैं, सुनिधि ने कहा। अमर ने सुना तो उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसने सुनिधि को अपने पास बुलाकर सीने से लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों बच्चों पर कभी कोई आँच ना आए। सुनिधि और अनुज मुस्कुराए और अमर से अपना ध्यान रखने का बोलकर चले गए। डॉक्टर से परमिशन लेकर अमर सुमी को देखने आईसीयू में आया। सुमी बेहोश लेटी थी। उसकी हालत देखकर अमर को बहुत दुख हुआ। वो उसके पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सुमी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया। अपने बच्चों को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमी, गलती हो गई। उन्होंने बहुत बुरा किया, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रहा होगा। आज उनके मन में मुझे लेकर इतनी नफरत भर चुकी है। उनकी नफरत ने आज तुम्हें किन हालातों में ला दिया, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुमी, कभी नहीं। जिंदगी में कभी ना हारने वाला अमरनाथ आज अपने बच्चों से हार गया सुमी, अपने बच्चों से हार गया। तकलीफ के आंसू अमर की आंखों से गिरकर सुमी का हाथ भिगोने लगे, लेकिन सुमी बेसुध पड़ी थी। सुमी की हालत में कोई सुधार नहीं था। नर्स के कहने पर अमर बाहर आकर बैठ गया। शाम होने लगी। अमर वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गया। अनुज खाना लेकर आया था। सुनीत की तबीयत खराब होने से अनुज उसे ओल्ड एज होम ही छोड़ आया। उसका ख्याल रखने के लिए बस 2 नौकर थे, बाकी सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अनुज ने अमर को जगाया और खाना खिलाया। काफी देर तक अनुज उनके साथ बैठा रहा और फिर अमर के कहने पर
वापस ओल्ड एज होम चला आया। अमर वहीं बेंच पर लेट गया। सुबह आंख खुली तो डॉक्टर से सुमी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा, उन्हें कल रात ही होश आ गया था, बस आप सो रहे थे इसीलिए जगाया नहीं, आप जाकर मिल सकते हैं। अमर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत आईसीयू में आया। सुमी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ थाम कर कहा, अब कैसी है तबीयत सुमी? ठीक है, सुमी ने कहा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया और तुम मेरे बेटों की साजिश का शिकार हो गई। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगा सुमी, कभी नहीं। वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अमर ने नफरत से कहा, ऐसा मत कहो अमर। सुमी ने कहा, नहीं सुमी, मैंने आज तक उनकी हर गलती को माफ किया है, लेकिन अब नहीं। उन्होंने नफरत की हद पार कर दी। इस बार मुझे मारने तक को तैयार हो गई। अमर ने दुख के साथ कहा, अमर, उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें शायद भगवान भी माफ ना करे, लेकिन तुम कर देना, क्योंकि माँ बाप की बददुआ बहुत बुरी होती है। सुमी ने कहा, सर, इनकी दवाइयों का टाइम हो गया है। नर्स ने आकर कहा तो अमर ने दवाइयों का ट्रे लेकर कहा, मैं दे देता हूँ। ठीक है सर, ये 2 टैबलेट देनी है, इसके थोड़ी देर बाद इन्हें ये सूप पिला दीजिएगा, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। अमर ने सुमी को दवा दी और वहीं बैठा रहा। सुमी बोलना चाहती तो अमर उसे रोक देता। कुछ देर बाद अपने हाथों से उसे सूप पिलाया और फिर आईसीयू से बाहर आ गया। आईसीयू में ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं थी। शाम तक सुमी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अनुज और सुनिधि भी रात का खाना लेकर आए। अमर सुमी का काफी ख्याल रख रहे थे। उसे दवा देना, खाना खिलाना, उसका ख्याल रखना, सब वो अकेले ही कर रहा था। और ये सब देखकर अनुज सुनिधि को बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन बाद सुमी को डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर जब डिस्चार्ज फाइल बना रहा था तो सुमी ने उससे कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया मुझे नहीं, बल्कि अपने पति से कहिए, जिन्होंने दिन रात आपकी इतनी सेवा की और आपको पहले जैसा बना दिया। हमने तो आपकी जान बचाई है, लेकिन आपका ख्याल रखने में उन्हीं का हाथ है। आप बहुत किस्मत वाली हैं इस उम्र में, जहां हम सफर साथ छोड़ देते हैं, वहीं ये आपके पति हर वक्त आपके साथ रहे। मैंने दवा लिख दी है, कोई भी परेशानी हो तो आप आकर मिल लेना। टेक केयर, कहकर डॉक्टर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया हैरान सुमी को। अमर के लिए उसके मन में प्यार और इज्जत और बढ़ चुकी थी। अनुज ने हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाया और सबके साथ ओल्ड एज होम चला आया। अगले दिन अमर ने अनुज से हमेशा के लिए वहां से जाने की बात कही तो अनुज ने कहा, क्यों अंकल, क्या अब ये घर आपका नहीं है? ऐसी बात नहीं है अनुज, इस शहर से अब मैं भर चुका हूँ। साथ ही यहाँ रहूंगा तो अपने बच्चों का किया भूल नहीं पाऊंगा। सुमी को भी एक सहारे की जरूरत है, और उसे क्या, बल्कि मुझे भी। इसलिए मैं सुमी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अमर ने कहा, लेकिन आप कहाँ जाएंगे अंकल? सुनिधि ने बेचैन होकर कहा, भूल गए मेरा गांव, वहाँ का घर, वहाँ अब भी हमारे रहने के लिए जगह है। एक बार फिर सब शुरू से शुरू करेंगे। अमर ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन अंकल, अनुज ने कहना चाहा तो अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम कर कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहो। लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। सुनिधि ने कहा, बताओ क्या चाहिए? अमर ने कहा, आप और सुमी आंटी शादी कर लीजिए। आपने कहा ना कि उन्हें सहारे की जरूरत है, तो एक औरत की जिंदगी में पति से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता है। बस इतना सी बात मान लीजिए हम लोगों की। आप दोनों का प्यार पवित्र है और हमेशा पवित्र ही रहेगा। सुनिधि ने कहा तो अमर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पगली, हम लोग जरूर आएंगे तुमसे मिलने, जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आएगी। अपना ख्याल रखना और खूब पौष्टिक खाना। अनुज भी उनके गले लगा और कहा, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। अमर ने सुमी से अपने मन की बात कही तो सुमी ने मान लिया। वो अमर को आज भी उतना ही चाहती थी कि उसे ना नहीं कह पाई। दोनों ने शादी कर ली और अमर के गांव चले आए। कुछ ही महीनों में सब अच्छा हो गया। अमर ने अपने आधे खेतों को बेचकर उसके पैसे से घर की मरम्मत करवाई और बाकी पैसों से एक डेयरी फार्म खोल लिया। गांव के लोगों को उसमें रोजगार भी मिल गया और अमर का काम भी चल पड़ा। सुमी ने भी घर के बाहर बगीचे में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। गांव में वो सबको अपनी उगाई सब्जियां मुफ्त में ही बड़े प्यार से दे दिया करती थी। अमर और सुमी के मृदुल स्वभाव के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे और हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे।
महीनों गुजर गए, अमर शहर नहीं आया। उम्र की आखिरी पड़ाव में दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। एक सुबह सुमी ने अमर से अपने साथ मंदिर चलने को कहा। उसने मंदिर के बाहर बैठने वाले भूखों के लिए घर में खाना बनाया और लेकर मंदिर चली आई। दर्शन करने के बाद अमर और सुमी दोनों सीढ़ियों पर बैठे उन गरीबों को खाने के पैकेट दे रहे थे। जैसे ही अगला पैकेट देने के लिए अमर ने हाथ उठाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने विकास बैठा था, फटे हाल, आंखें खाली, मुंह चिपका हुआ और शरीर बेजान। पास ही में रवि बैठा था। अमर को वहां देख विकास ने मरे हुए सुर में कहा, पापा आप यहाँ? सुमी ने उन्हें देखा तो दोनों को वहां से उठाकर मंदिर के बरामदे में ले आई। अमर भी उनके साथ चला आया। सुमी ने उन्हें खाने को दिया तो दोनों खाने पर टूट पड़े। उन्हें खाते देखकर लग रहा था जैसे वो लोग काफी दिनों से भूखे हैं। अमर ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। सुमी ने दोनों से इस हालत के बारे में पूछा तो विकास ने बताया कि कैसे उसके साले ने धोखे से सारा पैसा और जायदाद हड़प ली। उनकी कंगाली देखकर पत्नियां अपने अपने बच्चों को लेकर चली गईं। घर, नौकरी, पैसा, रुतबा सब चला गया और दोनों दर दर की ठोकरें खाते यहाँ वहां भटकते रहे। उनकी कहानी सुन सुमी को उन पर दया आ गई। उसने अमर से कहा कि वो उन्हें अपने साथ रख ले। अमर ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। सुमी दोनों को घर ले आई, दोनों को रहने को जगह और खाने को दिया। दोनों लड़के अपने किए से शर्मिंदा थे। उन्होंने अमर के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। अमर का दिल भी पिघल गया। दोनों लड़के वहीं रहकर डेयरी पर काम करने लगे। उनमें आए बदलाव देखकर अमर भी हैरान था। दोनों मेहनत से अपना काम करते, अमर की बातें सुनते, उसकी सेवा करते, बिना अमर की इजाजत के कुछ नहीं करते। डेयरी का सब हिसाब किताब अमर को सौंपते। उन्हें इस तरह देखकर अमर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने दोनों बहुओं और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। दोनों बहू भी अमर और सुमी के पैरों में आ गिरी और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। अमर का उजड़ा हुआ घर फिर बस गया। सभी हंसी खुशी रहने लगे, पर ना जाने क्यों अमर को हमेशा एक कमी खलती रहती थी। एक शाम उसे खत मिला कि सुनिधि को बेटा हुआ है और उसके जन्मोत्सव में अमर और सुमी को बुलाया है। अमर और सुमी ढेर सारे तोहफे लेकर वहां पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओल्ड एज होम के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। सब इस जन्मोत्सव में आए थे। अमर और सुमी सबसे मिले। सब अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। सबने अनुज और सुनिधि के बेटे को तोहफे और आशीर्वाद दिया। कितने महीनों बाद सब साथ थे। सबने जश्न मनाया, खूब बातें हुई। मोहन और जगन तो अमर को बहुत छेड़ रहे थे कि आखिर उसने सुमी से शादी कर ही ली। अगली सुबह सभी एक एक करके वापस निकल गए। सबके बाद अमर और सुमी भी चले गए। अनुज और सुनिधि अपने बच्चे को गोद में लिए उदास से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलते चलते अमर रुका तो सुमी ने कहा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है। हमारी असली खुशी गांव में नहीं, इस ओल्ड एज होम में है सुमी। उन बच्चों के साथ है, उन हम उम्र दोस्तों के साथ। आ सुमी, लौट चलते हैं वापस अपनी उसी दुनिया में। अमर ने बेचैन होकर कहा। चलो। सुमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अमर की ओर बढ़ा दिया और दोनों वापस लौट आए। उन्हें देखते ही अनुज और सुनिधि के चेहरे की मुस्कान लौट आई। अमर और सुमी उनके पास चले आए। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक एक करके बाकी सभी सदस्य भी लौट आए। अनुज और सुनिधि खुश भी थे और हैरान भी। तुम सब लोग वापस क्यों चले आए? अमर ने कहा। अब हम सब यहीं रहेंगे साथ साथ, जगन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई अमर, क्योंकि जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ है, मोहन ने कहा। सभी मुस्कुरा उठे। अनुज गेट के पास आया और ओल्ड एज होम का बोर्ड हटाकर फेंक दिया, क्योंकि ये घर अब घर था, वृद्धाश्रम नहीं। माँ बाप ईश्वर का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। उन्हें कभी खुद से दूर ना करें, उनका सम्मान करें, ख्याल रखें और उन्हें ढेर सारा प्यार करें। यकीनन बदले में आपको कई गुना ज़्यादा ही मिलेगा। हमारे इस दुनिया में होने की वजह वही है, इसीलिए कभी उनका दिल ना दुखाएं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।